अगले दिन रवि अपने लिए घर देखने के लिए ईस्ट विला के लिए निकला। उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि सुहानी का नया घर भी वही था और उसके दोस्त आज वहां पर पार्टी के लिए जाने वाले थे। रवि इस बात से बिल्कुल अनजान था। इधर सुहानी और सम्राट और उसके साथ कॉलेज के सभी दोस्त ईस्ट विला आ गए। श्रेया, अदिति, कियारा और आकाश भी उनके साथ थे। श्रेया ने रवि को इसके बारे में इसीलिए नहीं बताया क्योंकि उसे लगा कि यहाँ पर आने से रवि को अच्छा फील नहीं करेगा। वह नहीं चाहती थी कि रवि इन सब के बीच में अपना मजाक बनाए, इसीलिए उसने रवि को कुछ भी नहीं बताया। सुहानी और सम्राट का ये नया घर बहुत ही ज्यादा सुंदर था, पर यह ईस्ट विला का सबसे सस्ता घर था क्योंकि सम्राट इतना भी अमीर नहीं था कि इतनी बड़ी ही स्टेट साइड पर एक घर ले सके, इसलिए उसने सबसे सस्ता हाउस खरीदा था। पर सुहानी इस बात से भी बहुत ज्यादा खुश थी। उसे पता था कि रवि अपनी पूरी जिंदगी में इतना अच्छा घर अफोर्ड नहीं कर सकता था। सभी दोस्तों ने काफी देर तक उस घर को देखा। सच में इस विला का सबसे सस्ता घर भी इतना सुंदर था, इसका मतलब सबसे महंगा घर कितना ही सुंदर होगा उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं होगा। सब बस सही सोच रहे थे, यहाँ पर घर लेना किसी के लिए सपना के सच होने जैसा था। इधर रवि अपने लिए नया घर देखने के लिए ईस्ट विला के हेड ऑफिस पहुंच गया। रवि ने देखा कि यहाँ का ऑफिस भी बहुत ही ज्यादा सुंदर था, इसका मतलब यहाँ के घर तो कितने ही ज्यादा अच्छे और लाजवाब होंगे। रवि ने यहाँ पर एक बहुत अच्छा बंगला लेने का सोच लिया था। यहाँ की साइट लोकेशन भी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और अच्छे थे। रवि जब ऑफिस में पहुंचा तो देखा कि वहां पर ज्यादा भीड़ नहीं थी, क्योंकि बेंगलुरु में उतने ज्यादा भी कोई अमीर लोग नहीं थे कि यहाँ पर घर अफोर्ड कर सके, तो आखिरकार ऑफिस में भीड़ कैसे होगी। पर अभी इस बात से सबसे ज्यादा हैरान था कि वहां पर उसे अटेंड करने के लिए कोई भी नहीं आया था। हालांकि रवि में इतने गंदे कपड़े भी नहीं पहन रखे थे, वो बस अपने साधारण कपड़ों में था, पर यहाँ के स्टैंडर्ड के हिसाब से एक कपड़े भी बहुत ही ज्यादा सस्ते थे। इसीलिए रवि को लगा कि उसके कपड़ों के हिसाब से उसके स्टैंडर्ड का पता लगाया जा रहा है। हेलो, मुझे एक नया घर खरीदना है, क्या मुझे आप घर दिखा सकते हैं? रिसेप्शन पर जाकर रवि ने वहां पर काम कर रही उस लड़की से पूछा। वो लड़की काफी सुंदर थी। रवि की बात सुनकर बहुत सुंदर लड़की सभी को घूरकर देखने लगी। रवि को उसकी नजरों से ही पता चल गया था कि या फिर वह क्या सोच रही थी, पर उसे लड़की ने रवि से ज्यादा कुछ नहीं था। सर, क्या आप बता सकते हैं कि आपको किस तरह का और कितना बड़ा घर चाहिए? वहां का सबसे सस्ता घर 1.5 करोड़ से शुरू होता है, उस लड़की ने रवि से कहा। उस लड़की ने रवि को पहले ही वहां के घरों की मिनिमम प्राइस बता दी थी ताकि रवि डर जाए और वहां से भाग जाए। उसे लगा कि रवि की इतनी औकात नहीं है कि वो 1.5 करोड़ से शुरू होने वाले घर को भी ले सके, क्योंकि वहां का सबसे सस्ता घर था। मुझे एक 80,000 स्क्वायर फीट का बंगला खरीदना है, कीमत जो भी हो, रवि बोला। रवि एक बहुत बड़ा घर खरीदना चाहता था, इसके लिए उसे 80,000 स्क्वायर फीट का बंगला पर्याप्त लगा। पर जब उस लड़की ने रवि के मुंह से ये बता सुनी तो उसकी तो हालत खराब हो गई। हाँ हाँ, तुम कितना अच्छा मजाक करते हो, पर यह मजाक वाली बात नहीं है, उस लड़की ने घूरते हुए रवि को कहा। नहीं, यहाँ पर कोई मजाक नहीं चल रहा, मुझे यहाँ का सबसे बड़ा घर देखना है अभी, और मैं पेमेंट हाथों हाथ करना चाहता हूँ, तो इसमें जरा भी देरी नहीं होनी चाहिए, रवि ने बड़ी ही सीरियस टोन में कहा। रवि के इस सीरियस लुक को देख वो लड़की बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गई। वो रवि को घर दिखाने से मना भी नहीं कर सकती थी। उसने एक बड़ी बुक रवि के सामने रख दी जिसमें सारे बंगलों और घरों का ब्यौरा दे रखा था। रवि ने वो बुक पढ़नी शुरू की तो उसे समझ आने लगा कि इस बुक में बहुत ही सस्ते और छोटे घर थे जो रवि को लेने नहीं थे। रवि को लगा कि अब उसे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। मुझे यहाँ का सबसे महंगा घर खरीदना है, जितने भी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड काम है वो जल्दी खत्म करो, रवि ने कहा। उस लड़की को अब गुस्सा आने लगा। उसे लगा कि रवि बस उनका वक्त बर्बाद करने के लिए वहां पर आया है। सॉरी मिस्टर, पर अब यहाँ पर कोई भी घर बिकाऊ नहीं है, जितने घर बिकाऊ हैं वो उस बुक में है, आप देख सकते हैं, आपको इसके अलावा कोई घर नहीं देख सकते, उस लड़की ने कहा और रवि को इग्नोर कर वहां से चली गई। रवि को इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। उसने अपना फोन निकला और एक कॉल करने ही वाला था कि इतने में उसे पीछे एक आवाज आई। सरा, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? आवाज किसी लड़की की थी और बहुत ही ज्यादा मीठी आवाज थी। रवि ने जब पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि वो आवाज ही नहीं बल्कि जिसके वो आवाज थी वो भी बहुत सुंदर थी। हेलो मिस्टर, मेरा नाम स्वाति है, मैं आपकी किस तरह से मदद कर सकती हूँ? उस लड़की ने बड़ी ही रिस्पेक्ट के साथ कहा। उसकी आंखों में रवि के लिए अच्छे भाव थे। रवि को वो एक कॉलेज की स्टूडेंट लग रही थी। रवि को उस लड़की का व्यवहार पसंद आया। तारांकन जी, मुझे यहाँ का सबसे बड़ा और महंगा घर खरीदना है, ये रखो मेरा कार्ड, जल्दी से पे करो और सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट करी। रवि ने अपना ब्लैक कार्ड निकाला और उस लड़की को देते हुए कहा। ये देख उस लड़की की हालत खराब हो जाती है। जब स्वाति ने रवि की बात सुनी तो वो बहुत ही ज्यादा हैरान रह गई। रवि ने उसे यहाँ के सबसे बड़े बंगले को खरीदने की बात कही थी, उसके लिए वो अभी के अभी पेमेंट करने वाला था, यहाँ तक कि उसने अपना कार्ड भी आगे कर दिया था। स्वाति को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने किसी भी तरह रवि की इस डिसरिस्पेक्ट नहीं की थी, वो अभी तक रवि के साथ बड़ी ही अच्छी तरह से पेश आई थी। हालांकि स्वाति इसके आगे कुछ भी नहीं बोल पाए। जी सर, यहाँ का सबसे महंगा घर 22 करोड़ का है,
क्या आप उस घर को पहले नहीं देखना चाहेंगे? स्वाति ने कहा। स्वाति का ऐसा कोई इरादा नहीं था कि वो रवि को नीचा दिखाए, पर उसे लगा कि 22 करोड़ किसी कॉलेज की स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज्यादा होते हैं। इसीलिए उसने कंफर्म करने के लिए रवि से पूछा। रवि भी स्वाति की भावनाओं को समझा गया था, पर रवि को उस घर को देखने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसे पता था कि ईस्ट विले के सारे घर बहुत ही ज्यादा अच्छे होते हैं। अगर किसी घर की कीमत 22 करोड़ थी, इसका मतलब वो यहाँ का सबसे अच्छा और महंगा घर ही होगा। नहीं, मुझे वो घर नहीं देखना है। मुझे किसी काम से यहाँ से जल्द जाना है, तो आप अपना पेमेंट कीजिए और डॉक्यूमेंट बनवा दीजिए, रवि ने थोड़ी जल्दबाजी में कहा। स्वाति रवि की इस बात को कुछ समझ नहीं पाए। रवि एक साथ 22 करोड़ देने की बात कर रहा था। क्या सच में उसके पास इतने रुपए थे? स्वामी का इस तरह शक करना जायज था। आखिर रवि दिखने में एक कॉलेज स्टूडेंट लग रहा था। उसके पास 22 करोड़ होना कोई आम बात नहीं थी। पर उसने रवि से ज्यादा सवाल जवाब नहीं किया और जल्द से जल्द पेमेंट वाली मशीन लेकर आ गई। फिर उसने रवि का कार्ड स्वाइप किया। रवि ने अपने कार्ड के पिन डाले। जैसे ही स्वाति ने कार्ड पर पेमेंट किया, वैसे ही उस मशीन पर बीप के साथ ग्रीन लाइट जलने लगी। इसका मतलब 22 करोड़ का पेमेंट सक्सेसफुल हो गया था। 22 करोड़ का पेमेंट एक ही झटके में। यह कोई छोटी बात नहीं थी। यह शायद ईस्ट विला के इतिहास की सबसे बड़ी पेमेंट थी। ईस्ट विला का सबसे महंगा बंगला जो 22 करोड़ का था, वो पिछले कई सालों से नहीं बिक पाया था, क्योंकि किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि कोई 22 करोड़ रुपए में वो बंगला खरीद सके। पर रवि के लिए 22 करोड़ रुपए कोई बड़ी बात नहीं थी। यह तो उसके लिए एक चॉकलेट खरीदनी जैसा था। स्वाति के तो अब पसीने आने लगे। उसके पैर जोर जोर से कांप रहे थे। रवि ने सच में एक ही झटके में 22 करोड़ का पेमेंट कर दिया था। स्वाति को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसे समझ आ गया था कि उसके सामने जो लड़का खड़ा था वो कोई छोटा मोटा आदमी नहीं था, वो उनकी पूरी कंपनी को खरीद सकता था। पर रवि के इस 22 करोड़ के पेमेंट में पूरी कंपनी में हलचल मचा दी थी। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अचानक 22 करोड़ उनकी कंपनी में किसने ट्रांसफर किया। ये किसी रवि नाम के आदमी ने ट्रांसफर किए थे। जैसे ही मैनेजर ने अपनी ऑफिस में 22 करोड़ का ट्रांजैक्शन देखा, उसके तो हाथ पांव फूलने लगे। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसे बस इतना दिखाई दे रहा था कि किसी रवि नाम के आदमी ने 22 करोड़ का बंगला खरीद लिया था। मैनेजर भागता हुआ अपनी ऑफिस से बाहर आया। जब अपने आसपास देखा तो पाया कि वहां पर कोई भी ऐसा आदमी नहीं था जो 22 करोड़ का बंगला खरीद सके। स्वाति भी रवि से बात ही कर रही थी, तभी उसकी नजर मैनेजर पर पड़ी। सर, क्या आप उनके नए घर का डॉक्यूमेंट बना सकते हैं? इनको जरा जल्दी है, स्वाति जे मैनेजर से कहा। जरा 10 मिनट रुको स्वाति, मैं किसी इंपॉर्टेंट मी को ढूंढ रहा हूँ। तुमने किसी रवि नाम के आदमी को यहाँ पर देखा? उन्होंने अभी अभी यहाँ पर एक नया घर खरीदा है। मुझे जल्द से जल्द उनको ढूंढना है। वह हमारे लिए सबसे वीआईपी और सबसे बड़े कस्टमर है। मेरा उनसे मिलना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, मैनेजर ने हड़बड़ाहट में स्वाति से कहा। वो रवि को पूर्णतया इग्नोर कर रहा था। स्वाति को मैनेजर की बात सुनकर मैनेजर पर दया आने लगी। वो अपने मन ही मन सोच रही थी कि अगर मैनेजर को पता चलेगा कि वो 22 करोड़ का बंगला किसी और नहीं रवि ने खरीदा था, तो मैनेजर की क्या हालत होगी। स्वाति खुद अभी अभी उसे सदमे से उबर पाई थी। मैनेजर सर, जिस वीआईपी कस्टमर को आप ढूंढ रहे हैं, मैं उन्हीं के लिए डॉक्यूमेंट बनाने की बात कर रहा हूँ। मिस्टर रवि ने ही हमारे यहाँ के सबसे बड़े विला को खरीदा है और उन्होंने ही अभी अभी 22 करोड़ का पेमेंट किया है, स्वाति ने मैनेजर को बताया। 30 रात के 10:30 स्वाति की यह बात सुनकर मैनेजर तुरंत रवि की तरफ मुड़ गया। रवि को देखकर मैनेजर बहुत ही ज्यादा हैरान था, पर वह रवि से कुछ भी नहीं बोल पाया। उसके चेहरे के भाव एकदम बदल गए। उसे पता था कि रवि के कपड़े और उसका रुतबा चाहे कैसा भी हो, पर उसने सच में यहाँ पर 22 करोड़ का बंगला खरीदा था। इसका मतलब वो कोई साधारण आदमी नहीं था। इतने में ये बात पूरे स्टाफ को भी पता चल जाती है। सब ये देखने के लिए बाहर आ जाते हैं कि किसने 22 करोड़ का बंगला लिया। सर आप आइए, हमारी ऑफिस इतनी अच्छी भी नहीं है, पर मुझे उम्मीद है कि आपको ये कुटिया पसंद आएगी, मैनेजर बोला। रवि समझ गया था कि मैनेजर किस तरह उसकी चापलूसी कर रहा था। मुझे वक्त नहीं है इतना, आप जल्दी से मेरा काम कर दीजिए, रवि बोला। जी सर, मैं अभी सब कुछ तैयार करवा देता हूँ, मैनेजर ने कहा। मैनेजर सच में बहुत डरा हुआ था। रवि ने उससे बात करना भी सही नहीं समझा। उसे रवि के शब्दों में नाराजगी दिख रही थी। पर जब उस रिसेप्शनिस्ट ने ये सब देखा जिसने पहले रवि की डिसरिस्पेक्ट की थी, तो उसकी तो हालत ही खराब हो गई थी। उसने सच में इतने अमीर आदमी को ऑफेंड किया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि रवि उसे इसकी क्या सजा देगा। अब आगे क्या होगा? क्या वो लड़की मांगेगी रवि से माफी? जानने के लिए पढ़ते रहिए अगला भाग। पूरे ईस्ट विला में इस वक्त अफरा तफरी का माहौल था। किसको भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ। सबसे ज्यादा कोई डरी हुई थी तो वो थी रिसेप्शन वाली लड़की, जिसने रवि के साथ बदतमीजी की थी। उसके पैर कांप रहे थे। उसे रवि से बहुत ज्यादा डर लग रहा था। वो सच में शर्मिंदा थी, पर इस वक्त सबसे ज्यादा कोई खुश था वो थी स्वाति। आखिर उसने आज इतनी बड़ी डील की थी और इसके ऊपर उसे ईस्ट विला की तरफ से कम 10 लाख का बोनस मिलने वाला था। आखिरकार उसने 22 करोड़ की डील जो की थी। पूरा ऑस्ट्रेलिया का कर्मचारी उसे जलन भरी नजरों से देख रहा था।
उसने बस सिर्फ कुछ मिनट में 10 लाख की कमाई कर ली थी। 10 लाख रुपए किसी कॉलेज स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज्यादा होते हैं। 10 लाख रुपए साथी की जिंदगी भी बदल सकते थे। रवि सतना साथी के लिए खुश था, उसे यह उसके अच्छे व्यवहार के लिए मिले थे। कुछ ही देर में मैनेजर रवि के लिए उसे बंगले के सारे पेपर्स तैयार करवा कर लेकर आ गया। रवि ने उन पर साइन कर दी और अभी वो उस बंगले का ऑफिशियली मालिक हो चुका था। रवि को अब वहां से निकलना था। रवि ने सोचा वो बाद में आकर अपना घर देख लेगा। जब मैनेजर ने देखा कि रवि उसे बिना कुछ बोल ही वहां से जा रहा था तो उसे थोड़ा अजीब लगा। मैनेजर को लगा कि इतनी बड़ी डील हुई है तो शायद रवि के साथ जान पहचान हो जाए, पर रवि ने तो उसे कुछ भी नहीं कहा था, यहां तक कि अपने नंबर भी शेयर नहीं किए थे। आखिरकार मैनेजर इतने बड़े कस्टमर को ऐसे ही कैसे जाने दे सकता था। अगर वो रवि के साथ अच्छे रिश्ते बना ले तो भविष्य में भी रवि के साथ डील करने में सहायता मिल सकती थी। मैनेजर इतने बड़े कस्टमर को ऐसे ही जाने नहीं दे सकता था। मिस्टर रवि, क्या आप अपने कॉन्टैक्ट नंबर दे सकते हैं ताकि हमें किसी काम से आपको कॉल करना पड़े तो हम कर सके, मैनेजर ने बहाना मारते हुए कहा। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। अगर मुझे कोई काम हुआ तो मैं यहाँ पर आ जाऊंगा। मुझे नहीं लगता कि पेपर साइन होने के बाद कोई काम बाकी रह गया है। मैं कुछ दिनों में अपना बंगला देखने आऊंगा। उस महीने की अच्छे से सफाई भी करवा दीजिएगा। मुझे कोई भी परेशानी नहीं आनी चाहिए, रवि ने कहा और फिर तुरंत वहां से निकल गया। रवि की इस बात से मैनेजर बहुत ही ज्यादा निराश था और रवि के साथ किसी भी तरह अच्छे रिश्ते नहीं बन पाया था। उसे पता था कि ईस्ट विला कंपनी का मालिक उस पर इस बात के लिए जरूर नाराज होगा, पर वह इस बात से संतुष्ट था कि उन्हें 22 करोड़ की डील मिल गई थी। यह सच में इस कंपनी के लिए एक ऐतिहासिक दिन था। रवि इस कंपनी की में ऑफिस से बाहर आया और फिर इस ईस्ट विला के में गेट से बाहर निकलने लगा। इतने में सुहानी, सम्राट और उसके साथ सभी दोस्त जो सुहानी का घर देखकर वापस जा रहे थे। तभी सुहानी की नजर रवि पर पड़ जाती है। पहले तो सुहानी को विश्वास नहीं होता कि वो रवि था, पर उसने रवि को पहचानने में कोई गलती नहीं की। वो सोच में पड़ गई कि आखिर रवि जैसा फटीचर इतने बड़े ईस्ट विला में क्या कर रहा था, उसका यहाँ पर क्या काम हो सकता था। सुहानी को लगा कि कहीं कभी वहां पर चोरी करने के लिए तो नहीं आया था। तारानकन, रवि, क्या सच में ये तुम ही हो? सुहानी ने जोर से आवाज लगाते हुए कहा। सुहानी की यह आवाज सुनकर सम्राट, अभिनव, श्रेया और सभी दोस्त रवि की तरफ देखने लगे। सुहानी की यह आवाज सुनकर रवि भी बहुत ही ज्यादा हैरान। उसने सुहानी की आवाज पहचान ली थी, पर उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह वहां पर क्या कर रही थी। जैसे ही रवि ने पीछे मुड़कर देखा तो और ज्यादा हैरान रहे। उसके सारे दोस्त वहीं पर थे और आखिर वहां पर क्या कर रहे थे। रवि को अब लगा कि शायद हो यहाँ पर फंस चुका हूं। रवि को उन सभी के यहाँ होने की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। सभी चलते हुए रवि के पास आ गए। रवि, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हें पता भी है कि ये कौन सी जगह है? सुहानी ने रवि को टोंट मारते हुए कहा। रवि ने कुछ नहीं कहा। श्रेया और बाकी सभी भी रवि को वहां पर देख हैरान थे। आखिर रवि वहां पर क्या कर रहा था, किसी को समझ नहीं आ रहा था। क्या तुम यहाँ पर घर देखने के लिए आए हो? सम्राट ने रवि का मजाक उड़ाया। सम्राट की यह बात सुनकर अभिनव और स्वामी भी हंस पड़े। ये और यहाँ पर घर, इसकी 7 पुश्तें भी यहाँ पर घर नहीं खरीद सकती। मेरे सम्राट ने तो यहाँ पर घर ले भी लिया, सुहानी ने सम्राट का हाथ पकड़ते हुए कहा। उसे ऐसा लग रहा था कि वो रवि को नीचा दिखा रही थी। रवि अपने मन ही मन हंस रहा था। उसे सुहानी के लिए बुरा लग रहा था। उनको क्या पता कि यहाँ के सबसे बड़े घर का मालिक रवि खुद था। उसने उन सबको कुछ भी कहना सही नहीं समझा। हाँ, तुमको इसके लिए बधाई, रवि ने कहा और वहां से जाने लगा। रुकिए मिस्टर रवि, इतने में पीछे से एक आवाज आए। रवि ने जब पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि वहां पर वही रिसेप्शन वाली लड़की खड़ी थी। उसने कुछ वक्त पहले उसे इग्नोर किया था। रवि को समझ आ गया था कि आखिर वो लड़की वहां पर क्यों आ रही थी। रवि नहीं चाहता था कि वो उसके सभी दोस्तों के साथ में उसे कुछ भी कहें। मिस्टर रवि, आज जो कुछ भी ऑफिस में हुआ उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। मैं उसके लिए बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा हूँ। मुझे पता है कि मैंने जो गलती की है उसकी कोई भी माफी नहीं है, इसलिए मैं सॉरी के तौर पर आपको एड्रेस देना चाहती हूँ, प्लीज मना मत कीजिए, उस रिसेप्शन वाली लड़की ने रवि के सामने झुकते हुए कहा। वो रवि को किसी भी तरह मनाना चाहती थी। उसने रवि को कॉफी का ऑफर दिया था ताकि वो रवि के और करीब आ सके। रवि जैसे अमीर आदमी के साथ रिश्ता बनाना उसके लिए कितना फायदेमंद हो सकता था वो जानती थी। तारानकन, अर्थाना, क्या बोल रही हो? इतने में सुहानी ने उस लड़की से कहा। उस रिसेप्शन वाली लड़की का नाम आर्यना था और वो सुहानी को अच्छे से जानते थे। सुहानी और आर्यना बहुत ही अच्छे दोस्त थे। सुहानी इस बात से हैरान थी कि आखिर आर्यना रवि के साथ इस तरह बातें क्यों कर रही थी। सुहानी आर्यना को वहां पर देखकर इतना हैरान नहीं थी क्योंकि उसे पता था कि अर्थना यहीं पर काम करती है। यहां तक कि आर्यना उनकी और सम्राट की ईस्ट विले में सस्ते में घर लेने में मदद की थी। सुहानी इस बात से सबसे ज्यादा हैरान थी कि आर्यना रवि के सामने इस तरह बात क्यों कर रही थी और वह रवि को सर कहकर क्यों बोल रही थी। साथ ही साथ में वो उसके साथ कॉफी पीने का ऑफर भी कर रही थी। क्या आर्यना सच में पागल हो गई थी? आखिर वह एक फटीचर के साथ इस तरह का व्यवहार क्यों कर रही थी? सुहानी को वहां पर देखकर आर्यना भी हैरान थी, पर वो कुछ भी नहीं बोल सकी क्योंकि उसके सामने रवि खड़ा था। रवि की परमिशन के बिना भला वो क्या ही बोल सकती थी।
आर्यना, क्या तुम पागल हो गई हो? तुम इस फटीचर के साथ में कॉफी पीना चाहती हो? क्या तुम्हारा स्टैंडर्ड इतना नीचे गिर गया है? सुहानी ने आर्यना से कहा। उसने आर्यना से यह उम्मीद नहीं की थी। सुहानी की बात सुनकर आर्यना थोड़ी देर तक चुप रही। उसने भी पहले रवि को फटीचर समझकर अंडरस्टिमेट किया था, और अब वही गलती उसकी दोस्त सुहानी भी कर रही थी। आर्यना सुहानी को रवि के बारे में कुछ भी नहीं बताना चाहती थी, इसीलिए वो चुप ही रही। वो अपने मन ही मन सोच रही थी कि सुहानी की क्या हालत होगी जब उसे पता चलेगा कि रवि ने 22 करोड़ का बंगला खरीदा था। सुहानी दोनों को वहां से जाते हुए देखकर गुस्सा होने लगी। उसे तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि आखिर आर्थना रवि के साथ कॉफी क्यों पीने जा रही थी। श्रेया भी बड़ी हैरानी के साथ रवि को देख रही थी, उसके चेहरे पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि रवि किसी और लड़की के साथ था। पता नहीं पर क्यों उसे इस बात से बहुत ज्यादा जलन हो रही थी कि रवि किसी लड़की के साथ कॉफी डेट पर गया है। रवि आर्यना को लेकर सामने वाली कॉफी शॉप पर आ गया था, पर उसकी नजर अभी भी विला के में गेट पर थी। वो लगातार ही देखे जा रहा था कि उसके दोस्त वहां से गए हैं या नहीं। वो तब तक आर्यना के साथ रहना चाहता था, जब तक कि सुहानी और बाकी सभी वहां से ना चले जाए। उसे आर्यना के साथ कॉफी पीने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। आर्यना को भी यह समझने में देर नहीं लगी, पर वो इस मौके का फायदा उठाना चाहती थी ताकि रवि के साथ दोस्ती कर सके। जैसे ही सुहानी और बाकी सभी दोस्त ईस्ट विले के गेट से बाहर आते हैं और कॉफी शॉप के आगे से गुजरने लगते हैं, तभी आर्यना कसकर रवि को गले लगा लेती है। जब सुहानी यह नजारा देखती है तो उसका तो खून खोलने लगता है। आखिर रविन जैसे फटीचर ने उसकी कितनी खूबसूरत दोस्त को कैसे पटा सकता था। उसका गुस्सा होना जायज था, पर इससे भी ज्यादा गुस्सा तो इस वक्त श्रेया को आ रहा था। वो सच में जाकर आर्यना का मुंह तोड़ देना चाहती थी। वो मन ही मन सोच रही थी कि आखिर उस आर्यना की बच्ची की हिम्मत कैसे हुई रवि को इस तरह छूने की। उसे अपने दिल में बहुत ही ज्यादा बेचैनी फील हो रही थी। रवि के किसी और लड़की के साथ होने से उसे इतनी जलन क्यों हो रही थी, यह तो उसे भी समझ नहीं आ रहा था। और ना रवि के गले लग गई थी, वो ये मौका भला कैसे जाने देती। रवि बहुत ज्यादा हैरान था, पर उसने आर्यना की रोका नहीं, क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो अपने दोस्तों के सवालों से नहीं बच सकता था। इस वक्त वो आर्यना का सहारा लेकर ही यहां से निकल सकता था। आर्यना क्या ऐसा करने से सुहानी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया, पर ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती थी। श्रेया को भी आर्थना पर बहुत तेज गुस्सा आ रहा था, पर वह भी कुछ नहीं कर सकती। रवि के सारे दोस्त बहुत ही ज्यादा हैरान थे। खासकर अभिनव को विश्वास नहीं हो रहा था कि आर्यना जैसी खूबसूरत लड़की रवि के साथ कॉफी पीना चाहती थी। उन सब ने रवि और आर्यना को उस कैफे के अंदर देखा, पर किसी की भी हिम्मत नहीं हुई वो उसके अंदर जा सके। इसीलिए सभी दोस्त वहां से सीधा अपने अपने घर चले गए। जब रवि ने देखा कि सब लोग वहां से जा चुके थे, तब उसने एक गहरी सांस ली। आखिरकार वो उन सब के चंगुल से बच ही गया। जब आर्यना ने देखा कि रवि के सारे दोस्त जा चुके हैं, तो वो जल्द से रवि से दूर हटी और फिर सीधी खड़ी हो गई। तारानकन, माफ कीजिए मिस्टर अग्रवाल, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। वो तो बस आपके दोस्तों को आते हुए देखा तो मुझे ऐसा करना पड़ा। मैं समझ गई थी कि आप क्या करना चाहते थे, आर्यना ने एक्सप्लेन करते हुए कहा। इट्स ऑक, रवि ने कहा और फिर वहां से जाने लगा। मिस्टर रवि, क्या आप सच में मेरे साथ कॉफी पीना नहीं चाहते? आर्यना में निराशा से पूछा। इतने में तो आर्यना भी समझ गई थी कि रवि वहां से निकलने के बहाने इसके साथ कॉफी पीने के लिए मान गया था, पर उसे अभी भी उम्मीद थी कि रवि के साथ को कॉफी पी सकती है। नहीं, इस वक्त मेरा कॉफी पीने का कोई मूड नहीं है, मुझे बहुत ही ज्यादा काम है। फिर कभी अगर मौका मिला तो हम जरूर मिलेंगे, रवि ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर तेजी से वहां से निकल गया। आर्यना बस पीछे से देखती ही रह गई। वो सच में रवि से दोस्ती करना चाहती थी। भला इतने अमीर आदमी के साथ दोस्ती कौन नहीं करना चाहेगा, और उसकी खराब बिहेवियर की वजह से रवि उससे सच में नाराज हो गया था। अगले दिन सुबह, आज वीकेंड का दिन था। रवि को पता था कि संडे को यानी कल ही वो पार्टी होने वाली थी, जिसके लिए वो बेंगलुरु आया था। हालांकि रवि उसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था, ना ही उसने अपने लिए उस तरह के कपड़े मांगे थे जो उसे पार्टी में एक रिच लुक दे सके। रवि ने हालांकि उसके बारे में अभी तक कुछ सोचा भी नहीं था, पर रवि को पता था कि वो इस तरह के कपड़ों में नहीं जा सकता था। उसे हालांकि कोई भी फर्क नहीं पड़ता था, पर उसे पता था कि अगर वो इस तरह के नॉर्मल कपड़े पहनकर गया तो अग्रवाल परिवार के लिए सही नहीं होगा। उसे कम से कम उस पार्टी के लिए क्लासिक कपड़े पहनने पड़ेंगे। रवि के पास ऐसा कोई भी सामान नहीं था जिससे वो एक बहुत ही अमीर घर का लड़का दिख सके। उसे पता था कि कल के दिन ही पूरी दुनिया को पता चल जाएगा कि अग्रवाल परिवार का अगला वारिस होने वाला है, तो पूरी दुनिया के सामने फर्स्ट इंप्रेशन तो अच्छा बनता ही है। रवि ने ये सोच और फिर मुस्कुरा दिया। रवि ने सोचा कि आज से उन सभी चीजों की शॉपिंग कर लेनी चाहिए जो कल पार्टी में काम आने वाली थी। हालांकि वह अपने लिए सारा सामान ऑर्डर कर सकता था, पर वह खुद अपनी पसंद के हिसाब से सब कुछ खरीदना चाहता था। आज वीकेंड था, इसीलिए हर जगह भीड़ ही रहने वाली थी। पर रवि को कुछ भी नहीं पता था कि उसके लिए रिच और सबसे महंगे कपड़े कहां पर मिलने वाले थे, क्योंकि उसने कभी भी इस तरह का शॉपिंग एक्सपीरियंस नहीं किया था। कुछ देर सर्च करने के बाद रवि को पता चला कि बेंगलुरु का सबसे लग्जरियस मॉल यूबी सिटी मॉल था।
वहां पर हर तरह की ब्रांडेड चीज मिलती थी। कहा जाए तो वह बेंगलुरु के सबसे रिच और अमीर लोगों का मॉल था, जहां उसके लिए हर वो चीज मिल सकती थी जो कल की पार्टी के लिए जरूरी थी। रवि के पास बंगलौर में अपनी कोई कार नहीं थी। उसने एक ऑटो पकड़ना सही समझा, पर रवि उस समय हैरान रह गया जब कोई भी ऑटो वाला यूबी सिटी मॉल के लिए चलने के लिए तैयार नहीं हुआ। रवि को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कोई भी ऑटो वाला वहां पर क्यों नहीं जा रहा था। इसीलिए रवि यूबी सिटी मॉल से थोड़ा पास तक टैक्सी से आ गया और फिर पैदल सिटी मॉल के लिए चल पड़ा। जब रवि यूबी सिटी मॉल पहुंचा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने अपनी जिंदगी में आज तक इतना बड़ा और इतना लग्जरियस मॉल नहीं देखा था। उसे तो ये तक नहीं पता था कि बेंगलुरु में इतनी लग्जरी जगह भी थी। वहां की पार्किंग में एक से बढ़कर एक महंगी कार पार्क की हुई थी। उसके बारे में रवि ने तो सुना भी नहीं था। रवि सच में बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो गया था। उसे अब लगने लगा कि अमीरों की जिंदगी ऐसे जी जाती है, जो उसने अभी तक महसूस ही नहीं की थी। हालांकि रवि भी अब कुछ ही दिनों में इस तरह की लग्जरी बाइक एंजॉय करने वाला था। रवि यूबी सिटी मॉल के अंदर पहुंच गया। रवि ने देखा कि वीकेंड होने के बावजूद भी वहां पर ज्यादा लोग नहीं थे। रवि मॉल में किसी नीचे दर्जे का कर्मचारी लग रहा था। वहां के कर्मचारी भी रवि से अच्छे कपड़े पहने हुए हुए थे। रवि के पास उसका लिमिटलेस कार्ड था। उसके पास उस कार्ड में इतने पैसे थे कि वो उस पूरे मॉल को खरीद सकता था। ये सोचकर रवि मुस्करा दिया। वो ये सोच रहा था कि पूरी दुनिया की नजरें कल उस पर होगी। रवि की नजरें इस वक्त एक अच्छे कपड़े की शॉप की खोज में थी। रवि यूबी सिटी मॉल आ गया था। वो सबसे पहले अपने लिए कपड़े खरीदना चाहता था, पर रवि को शॉपिंग का बिल्कुल अनुभव नहीं था। रवि सबसे पहले जैगन की शॉप के अंदर पहुंच गया। रवि ने सुना था कि जैगन के सबसे अच्छे बिजनेस सूट्स मिलते हैं और विश्व में सबसे अच्छे सूट्स जैगन के ही बनते हैं। रवि कल की पार्टी के लिए बेस्ट सूट लेना चाहता था, इसलिए उसने वो दुकान चुनी। पर रवि जब शॉप के अंदर पहुंचा तो वो बहुत ही ज्यादा हैरान था, क्योंकि उसने देखा कि वहां पर एक भी कस्टमर नहीं था। ये किस वजह से था, रवि कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। शायद उस कंपनी के सूट को ज्यादा ही महंगे थे कि बेंगलुरु के अमीर परिवार के लोग उसे अफोर्ड ही नहीं कर पाते होंगे। ये सच था। जैगन के सूट्स इस तरह इजीली कोई भी अफोर्ड नहीं कर पाता। यहाँ पर एक सूट की कीमत 20 करोड़ में थी। इसीलिए किसी की हिम्मत नहीं होती कि कोई इतने महंगे कपड़े भी खरीदे। पर रवि के लिए ये बस एक छोटी सी बात है। वो इस पूरी दुकान को ही बस एक चुटकी में खरीद लेता और उसकी कोई फर्क भी नहीं पड़ता। ये सोचकर रवि हल्का सा हंस पड़ता है। जब शॉप की रिसेप्शनिस्ट में रवि को वहां पर देखा तो उसने रवि को बड़ी अजीब नजरों से घूरा। ऐसा लगता कि मानो वो उसे कच्चा निकल जाएगी। हेलो मिस, क्या आप मुझे एक अच्छा सा इटालियन सूट दिखा सकती है? रवि बोला। रवि की यह बात सुनकर उस रिसेप्शन वाली लड़की रवि को थोड़ा अजीब तरीके से घूरा। उसे सब विश्वास नहीं हो रहा था कि रवि की इतनी हिम्मत हो गई कि वो उससे एक इटालियन सूट मांग रहा था। क्या वो सच में एक इटालियन सूट खरीदना चाहता था? पर वो लड़की रवि को सीधे ही मन नहीं कर सकती थी, क्योंकि रवि उनका एक कस्टमर था। इसीलिए उसने रवि के सामने इस दुकान का सबसे सस्ता सूट लाकर रख दिया। हालांकि यहाँ का सबसे सस्ता सूट ही 10 लाख का था। उस लड़की को रवि की नजरिया से भी यह लग रहा था कि रवि उसे बिल्कुल भी नहीं खरीद पाएगा। वो बस यहाँ पर दुकान में ऐस बड़ी ई की हवा खाने के लिए आया है और उसका टाइम बर्बाद कर रहा है। तारांकन सर, इसकी कीमत 10 लाख रुपए है, उसे लड़की ने बिना कुछ सोचे ही रवि से कहा और रवि को इसकी कीमत बताकर पहले से ही डरा देना चाहती थी ताकि रवि वहां से जल्द चला जाए। पर रवि को इस सूट की कलरिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। रवि चाहता था कि वो यहाँ का सबसे बेस्ट सूट खरीदे। मुझे यहाँ का सबसे महंगा सूट पैक कर दो, रवि ने कहा। क्या क्या तुम बेवकूफ हो? यहाँ का सबसे महंगा सूट 5 करोड़ का है। बोलने से पहले मुझे इस शांत के सारे सूट्स पैक कर दो और फिर इस एड्रेस पर भेज दी। रति ने अपना ब्लैक कार्ड उस लड़की के सामने रखते हुए कहा। रवि अब इस लड़की में और ज्यादा बहस नहीं करना चाहता था। वो ये सब पहले भी झेल चुका था और उसे पता था कि क्या होने वाला है। रवि के इस क्रिया से वो लड़की बहुत ही ज्यादा डर गई थी। जब उसने रवि के हाथ में वो ब्लैक कार्ड देख तो उसकी टांगें कांपने लगी। उसे ब्लैक कार्ड के बारे में सब कुछ पता था। हालांकि आज तक उसे रूप में एक भी ऐसा कस्टमर नहीं आया था जिसके पास ब्लैक कार्ड हो, पर शॉप के मालिक ने उसे बताया था कि इस तरह के ब्लैक कार्ड वाले लोग बहुत ही ज्यादा रेयर होते हैं। दुनिया में कुछ गिने चुने लोगों के पास ही वो ब्लैक कार्ड हो सकता है। क्या ये लड़का सच में उन गिने चुने में लोगों में से एक था? वो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुकी थी। सर, क्या आप मुझे थोड़ा समय देंगे? मैं चेक कर लेती हूँ कि हमारी दुकान में मिलने वाले सभी अच्छे सूट्स की टोटल प्राइस क्या है, उसने कहा और फिर कुछ चेक करने लगी। सर, आपका टोटल 37 ब्रांडेड इटालियन जैगन सूट्स के सेट्स की कुल कीमत हुई है 90 करोड़ रुपए, उस लड़की ने कहा और लार को धीरे से गटक लिया। 90 करोड़ बहुत बड़ी कीमत होती है। तारांकन, ठीक है, ये सारा सामान होटल ब्लू जैक के मैनेजर को डिलीवर कर दो। बोल देना रवि ने भिजवाया है, रवि ने कार्ड से पेमेंट करते हुए कहा। जी सर। वो लड़की हैरान थी। क्या वो लड़का सच में होटल ब्लू जैक का मालिक था? उसके अलावा इतना अमीर कौन हो सकता है जो बस एक झटके में 90 करोड़ यूं ही खर्च कर दे? क्या इस युवक के करीब जाना चाहिए? वो लड़की सच में काफी सेक्सी थी। उसके मन में विचार आया।
क्या मुझे बता सकते हैं कि इस मॉल में सबसे अच्छे शूज और बाकी सामान कहाँ मिलता है? रवि ने पूछा। जी सर। वो लड़की चौंकते हुए आपकी सोच से बाहर आए। क्या तुम मेरी इसमें मदद करोगी? मैं मॉल के बाहर खड़ा हूँ, तुम मेरे लिए सब इम्पोर्टेंट सामान लेकर खरीद कर ला सकती हो जो एक बिजनेस पार्टी के लिए जरूरी हो, रवि ने कहा। भला वो लड़की कैसे मना कर सकती थी? जी बिल्कुल सर, मैं सब सामान लेकर आ जाऊंगी। मुझे यहाँ काम करते हुए काफी समय हो गया है तो मैं ये काम आसानी से कर सकती हूँ, मुझे इन सब के बारे में अच्छी समझ है, उसने कहा। ठीक है, क्या मैं तुम्हारा नाम जाना सकता हूँ? रवि ने पूछा। जी अवनिका, वो लड़की बोली। तो अवनिका, ये रखो मेरा कार्ड, और जो शॉपिंग करनी है कर लो, इसमें अनलिमिटेड पैसे हैं, रवि ने कहा। रवि की ये बात सुन अवनिका की तो हालत खराब हो गई। क्या सच में रवि के पास इतना पैसा था? वो लड़की कुछ भी नहीं बोल पाई। रवि अब उसकी समझ से बाहर था। रवि ने उससे कहा था कि वो कुछ भी ले सकती थी। क्या सच में अवनिका के पास अब एक ऐसा कार्ड था जिसमें अनलिमिटेड पैसे थे? वो उससे कुछ भी ले सकती थी। ये सोचकर ही उसे चक्कर आने लगे। इसके बाद रवि वहां से बाहर निकल गया। रवि इस वक्त अपने लिए एक कार भी लेना चाहता था। उस पार्टी के लिए एक कार भी तो जरूरी थी, इसलिए वो ऑनलाइन कुछ कार्स को देखने लगा। इतने में उसे कुछ गाड़ियों की तेज आवाजें आने लगी। रवि सिटी मॉल के बाहर खड़ा होकर अवनिका का इंतजार कर रहा था क्योंकि अवनिका उसके लिए शॉपिंग कर रही थी। साथ ही साथ रवि अभी अपने लिए कार भी देख रहा था। तभी वहां पर बहुत सारी गाड़ियों की आवाजें आने लगी। रवि ने जब गौर से देखा तो पाया कि वो सब आवाज लैम्बोर्गिनी गाड़ियों की थी। कम से कम 7 से 8 लैम्बोर्गिनी गाड़ियां वहां पर आकर रोकी। रवि ने देखा कि उन 6 से 7 कारों में से कुछ लड़के और लड़कियां बाहर निकले। सबने बहुत ही महंगे जूते, कपड़े, घड़ियां पहनी हुई थी। रवि को समझ आ गया था कि यह यहाँ के अमीरों के बच्चे थे जो यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए आए होंगे। रवि ने उन सबको इग्नोर किया और अपने फोन में फिर से कुछ अच्छी कारों को देखने लगा। रेहान यार, तुझे पता है ना कि कल इतनी बड़ी पार्टी है और तुम आज शॉपिंग करने के लिए आए हो, और तुझे पता है ना कि कल की पार्टी की थीम बिजनेसमैन के सूट्स है। तो हमें वहां पर सिर्फ सूट पहन कर जाना होगा, और हमारे पास तो कोई सूट्स ही नहीं। अरे अंकित, तुम क्यों परेशान हो रहा है? इस सिटी मॉल में ऐसी कोई चीज नहीं है जो नाम मिले। तुम्हें यहाँ पर अच्छे से अच्छे सूट्स मिल जाएंगे। जेगन की शॉप में मैंने सुना है कि कुछ नए शूज की वैरायटी आई है, तो आज हम वहीं खरीदने जा रहे हैं। देखो, हम साथ चले हैं। लड़कियों के लिए भी सूट लेना है और हम लड़कों के लिए भी। रेहान अंकित से बोल। रेहान बेंगलुरु के एक बड़ी अमीर फैमिली राजन फैमिली का बेटा था। कल की पार्टी के लिए वो और उसके कुछ दोस्त यहाँ पर सूट्स लेने के लिए आए थे। रवि ने उन सब की बातें सुनी और हंस दिया। रवि की पता था कि उन्हें आज वहां पर जेगन के सूट्स नहीं मिलने वाले, क्योंकि रवि ने तो सारे सूट्स खरीद लिए थे। इतने में अवनिका भी मॉल से बाहर आ गई। रवि ने देखा कि वो खाली हाथ वहां आ रही थी। उसके हाथ में बस रवि का कार्ड था। तारांकन, ये लीजिए सर आपका कार्ड, अवनिका ने रवि को कार्ड देते हुए कहा। सारा सामान कहाँ पर है? रवि ने पूछा। सर, आपका सारा सामान हमने आपके दिए गए पत्ते पर डिलीवर कर दिया है, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ओक, नो प्रॉब्लम, रवि ने कहा और अपना वो कार्ड जेब में रख लिया। रवि अब वहां से जाना चाहता था। अरे मिस अवनिका, आप यहाँ पर है। मिस्टर रोहन आइए, अवनिका ने रोहन से कहा। अवनिका रोहन को अच्छे से जानती थी क्योंकि रोहन उनके माल का एक रेगुलर कस्टमर था। मिस अवनिका, आज सभी दोस्त यहाँ पर अपने लिए पार्टी सूट्स लेने के लिए आए हैं। मैंने सुना है कि आज शॉप में कुछ नई वैरायटी गई है, रोहन ने अवनिका की तरफ देखते हुए कहा। रोहन ने अभी तक रवि पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। रोहन को लगा कि रवि यहाँ पर इस मॉल का कोई कर्मचारी होगा। जब अवनिका ने रोहन की बात सुनी तो वह अजीब नजरों से रोहन को घूरने लगी और फिर उसने रवि की तरफ देखा। अवनिका को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि इस वक्त उसे क्या करना चाहिए, क्योंकि सारा सामान रवि ने खरीद लिया था तो फिर रोहन किस बात की शॉपिंग करेगा। रवि से उसका सम्मान वापस तो नहीं ले सकती थी, उसकी इतनी हिम्मत थी ही कहाँ थी, इसलिए उसे रोहन को मना करना ही सही लगा। हालांकि अवनिका रोहन को यह नहीं बता सकती थी कि आखिर वो सारा सामान किसने लिया था, क्योंकि रवि ने उसे ऐसा करने के लिए मना किया था। मिस्टर रोहन, सॉरी पर इस समय सारे सूट बिक चुके हैं। नई वैराइटीज की डिलीवरी आज सुबह ही आई थी, पर हमारे एक इम्पोर्टेड कस्टमर ने सारा माल एक साथ खरीद लिया है, तो आपको अब सूट नहीं मिल पाएंगे। मुझे इसके लिए खेद है, अवनी ने कहा। क्या? रोहन सच में बहुत ही हैरान था। आखिर ऐसा कौन था जिसने इतने महंगे सूट सारे एक साथ खरीद लिए? उसके समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। उसे कल की पार्टी में वो सूट चाहिए थे और वो किसी भी कीमत पर उन्हें हासिल करना चाहता था। मिस अवनिका, ये किस तरह का बिहेवियर है? मैं आपका परमानेंट कस्टमर हूँ, आपको मेरी इतनी फिक्र तो होनी ही चाहिए। मुझे अभी के अभी मेरे सारे दोस्तों के लिए सूट चाहिए, आप कैसे भी कीजिए पर हमें उसे कंपनी के नए सूट चाहिए, क्योंकि कल हमारी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्टी है, रोहन ने कहा। हालांकि अवनिका इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकती थी, चाहे रोहन उसका कितना भी बड़ा इंपॉर्टेंट गेस्ट क्यों ना हो। रवि इस वक्त उसके लिए सबसे जरूरी था। रोहन का परिवार रवि के सामने कुछ भी नहीं था और अवनिका ये बात अच्छे से जानती थी। वो रोहन के लिए रवि को बिल्कुल भी ऑफेंड नहीं कर सकती थी। सॉरी मिस्टर रोहन, पर हम इसके बारे में अभी कुछ भी नहीं कर सकते,
क्योंकि सारे सूट बिक चुके हैं। अवनीका ने फिर से माफी मांगते हुए कहा, देखिए मिस अवनीका, आपकी शॉप के लिए अच्छा नहीं होगा। मैं अभी मैनेजर से बात करता हूँ। मुझे अभी के अभी नए सूट चाहिए, नहीं तो मैं इस मॉल को बंद करवा दूंगा। मेरे पापा इस मॉल के मालिक को जानते हैं, वो तुम्हें और तुम्हारे उसे मैनेजर दोनों को यहाँ से हटा देंगे, रोहन ने गुस्से में कहा। क्योंकि यह उसकी इज्जत की बात थी, उसने अपने दोस्तों से वादा किया था कि वो उन्हें आज यहाँ पर अच्छे सूट्स खरीदेगा। अगर आज उन्होंने यहाँ पर सूट नहीं खरीदे तो कल की पार्टी में लड़कियों को इम्प्रेस भी नहीं कर पाएंगे। उन्हें पता था कि उसे पार्टी में देश विदेश से इंटरनेशनल सेलिब्रिटी जाने वाली थी, इसीलिए उनका वहां पर इतने महंगे और अच्छे सूट्स में होना बहुत ही ज्यादा जरूरी था। रवि को अब रोहन का इस तरह चिल्लाना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। रवि कुछ बोल पाता कि इतने में रवि ने एक पीछे से आवाज सुनी, तारांकन मिस अवनिका, ये सारे सूट्स जो आपने सर के लिए मंगवाए थे। पीछे से एक कर्मी ने कुछ सूट्स अवनिको को लाकर दिए। यह वही सूट्स थे जिन्हें रवि ने पहले पसंद किए थे। रवि ने अनिका से कहा था कि वो सभी सूट्स उसे अभी के अभी चाहिए, क्योंकि रवि उन्हें वहां पर ट्राई करना चाहता था और बाकी सारा सामान रवि ने अपनी होटल में भिजवा दिया था, तो इनको वो कुछ सूट्स बहुत ज्यादा पसंद आए थे। ये लीजिए मिस्टर रवि, आपने जिन सूट्स को मंगवाने के लिए कहा था वे सारे सूट्स यहाँ पर है। बाकी सारे सामान होटल भिजवा दिए गए हैं। अवनिका ने रवि को वो सारे सूट्स देते हुए कहा। थैंक यू मिस, रवि ने कहा और फिर शूज लेकर वहां से जाने लगा। एक मिनट, वहीं रुको, रोहन बोला। रोहन की आवाज सुनकर रवि वहीं पर रुक गया। रवि को पता था कि रोहन ने उसे क्यों रोका था। मिस अवनिका, आपने तो मुझे बताया था कि आपके पास कोई सूट नहीं है, तो फिर इस भिखारी को आपने यह इतने अच्छे अच्छे सूट क्यों दिए हैं? मुझे लगता है कि आपको अपना ये मॉल प्यारा नहीं है। मुझे ये जो सारे सूट भिखारी के हाथ में से मुझे चाहिए, रोहन ने कहा और फिर वो रवि की तरफ मुड़ गया। तेरे मलिक को बोल देना कि मैं इसके तुझे डबल रुपए देने वाला हूँ और तुझे इसमें से कुछ टिप्स भी दे दूंगा। अब ये सूट्स मेरे हुए। रोहन ने अपना कार्ड आगे किया। बताओ, अपने मालिक की बैंक डिटेल्स मुझे बताओ, मैं उसमें इन सूट की कीमत के डबल रुपए जमा कर दूंगा, रोहन ने कहा। वो रवि को बोलने का मौका ही नहीं दे रहा था। उसे लग रहा था कि रवि उसके लिए बिल्कुल भी मना नहीं करेगा, क्योंकि सच में वो उनके डबल पैसे दे रहा था और साथ ही साथ रवि को लाखों रुपए की टिप्स भी। उसे लगा कि रवि किसके लालच में ये सब करने के लिए मान जाए। नो, अगर तुम मुझे इनकी 5 गुना कीमत दो तो भी मैं तुम्हें यह नहीं बेचने वाला, क्योंकि यह सूट मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है और मैं बिल्कुल भी नहीं बेचने वाला। अपने काम से काम रखो, रवि ने रोहन से कहा। रवि की यह बात सुनकर रोहन बहुत ही ज्यादा हैरान रह गया। उसे रवि से इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि वो उसे इस तरह सबके सामने मुंह पर मना कर देगा। अब रोहन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगा। आखिर एक भिखारी सा देखने वाला लड़का उसे ना कैसे बोल सकता था? ये तो उसके दोस्तों के सामने उसकी बेइज्जती थी। तेरी तो हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरह बात करने की? तुझे पता नहीं है कि मैं कौन हूँ? तुझे और तेरे मालिक को इस शहर में रहना नहीं है क्या? रोहन ने गुस्से में कहा और फिर रवि को मारने के लिए आगे बढ़ने लगा, पर रवि ने खींचकर उसे एक थप्पड़ लगा दिया, जिससे वो जाकर जमीन पर गिर गया। रोहन रवि के सामने कुछ भी नहीं था, रही अकेले उन सभी लड़कों को संभाल सकता था। मिस अवनिका, अगले 5 मिनट में इस कचरे को यहाँ से हटा दो। आपको अपने मॉल की इज्जत बचाने के लिए इतना तो ध्यान रखना ही चाहिए, रवि ने अवनिका से कहा और फिर वहां से चला गया। रोहन का तो पूरा दिमाग ही धूम गया था। रति ने सच में उसे इतना जोर से गप्पड़ मारा था कि उसके कान ही बजने लगे। सिक्योरिटी, इन सभी को यहाँ से बाहर निकालो। अवनिका में रवि का आदेश का पालन करते हुए सिक्योरिटी गार्डों को वहां पर बुला लिया। अवनिका को पता था कि रोहन का परिवार सच में पावरफुल और वह इस मॉल को बंद करने की ताकत रखता था, पर वह रवि के सामने कुछ भी नहीं था। अगर अवनिका ने रवि की बात नहीं मानी होती तो रवि बस 1 सेकंड में इस मॉल को बंद करवा सकता था। इस वक्त रोहन से ज्यादा इंपॉर्टेंट रवि का आदेश था, वो उसे किसी भी हालत में नहीं टाल सकती थी। रोहन और उसके दोस्तों को विश्वास नहीं हुआ कि अवनिका ने बस एक फर्नीचर से दिखने वाले लड़के के लिए उन्हें वहां से बाहर कर दिया था। उनकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था कि आखिर वहां पर क्या हुआ। रोहन ने सच में इस मॉल में अपनी एक बहुत ही ज्यादा इज्जत और नाम बनाया था। वहां हर कोई रोहन की बहुत ही ज्यादा इज्जत करता था, पर बस एक लड़के की वजह से उसकी सारी इज्जत धूल में मिल गई थी। वो इसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। रवि जब यूबी सिटी मॉल से निकला तभी रवि के पास एक कॉल आया। रवि ने देखा कि यह किसी अननोन नंबर से कॉल था। रवि ने कॉल उठा लिया। हेलो सर, क्या आपने मुझे पहचाना? मैं स्वाति बोल रही हूँ, आपकी ईस्ट विला में हाउस ब्रोकर। आपने जो घर खरीदा था उसके सारे डॉक्यूमेंट्स का काम पूरा हो गया है, आप अब उसे घर में कभी भी शिफ्ट हो सकते हैं। मुझे मैनेजर ने बस यही बताने के लिए कहा था। फोन पर एक मीठी सी आवाज आई। ये स्वाति की थी, जिसे रवि की ईस्ट विले में घर लेने के लिए मदद की थी। थैंक यू मिस स्वाति, रवि ने कहा। सर, क्या मैं आपसे एक फेवर मांग सकती हूँ? स्वाति ने बड़े ही धीमे अंदाज सर विषय का। उसे लगा कि रवि पक्का इसके लिए मना कर देगा। जी मिस स्वाति, बोलिए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? रवि ने बड़े ही आराम से कहा। रवि को पता था कि स्वाति एक बहुत ही अच्छी, नेक और ईमानदार लड़की थी, क्योंकि जिस तरह उसने उस दिन उसके साथ व्यवहार किया था उसे रवि का दिल खुश हो गया था। इससे वह स्वाति की बहुत ही ज्यादा इज्जत करता था। रवि को स्वाति में उसका पुराना वक्त दिखता था।
तारानकन, आपने जो घर खरीदा था उसकी बदले में मुझे भी एक अच्छा बोनस मिला। ये सच में मेरी इतनी बड़ी पहली कमाई थी और मैं इस कमाई को आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहती हूँ, क्योंकि यह सब आपकी वजह से ही संभव हो पाया। क्या आप आज शाम को मावला रेस्टोरेंट में डिनर के लिए आ सकते हैं? मैं बस आपको एक छोटी सी ट्रीट देना चाहती हूँ, स्वाति ने कहा। स्वाति की यह बात सुनकर रवि हंस पड़ा। रवि के पास मना करने का कोई कारण नहीं था। स्वाति ने बड़े ही मन के साथ रवि से यह पूछा था तो रवि भला इसके लिए मना कैसे कर सकता था। ठीक है, मैं आज शाम को 7 बजे वहां पर पहुंच जाऊंगा, रवि ने कहा और कॉल कर दिया। रवि ने जब अपनी घड़ी में देखा तो पाया कि इस वक्त पहले से ही शाम के 6 बजे बज गए थे। उसने तो बिना वक्त देखे ही यह बोल दिया कि वो शाम के 7 बजे मावला रेस्टोरेंट में पहुंच जाएगा और उसके पास 1 घंटा ही बचा था। रवि बिना कुछ सोचे ही वहां से सीधा मार्वेलो रेस्टोरेंट के लिए निकल पड़ा। उसके पास अब अभी वो सूट्स उसके हाथ में थे। 7 बजे बजने से कुछ मिनट पहले ही रवि रेस्टोरेंट मावला पहुंच चुका था। अभी जब रेस्टोरेंट के अंदर जाने लगा तभी उसे वहां की एक वेटर ने रोक लिया। अरे रुको रुको रुको, वहीं पर रुक जाओ, यहाँ पर कोई भी सामान बेचना मना है। तुम इस तरह अपना सामान बेचने के लिए रेस्टोरेंट में नहीं आ सकते। क्या तुमने बाहर बोर्ड नहीं देखा? उस वेटर ने रवि कॉमेडी घृणा के साथ कहा। इस वेटर को लग रहा था कि रवि यहाँ पर अपना सामान बेचने के लिए आया है, क्योंकि रवि के हाथ में कम से कम 7 से 8 स्वीट्स थे जो अभी भी एक बैग में पैक थे। हेलो मिस्टर रवि, सॉरी मुझे आने में थोड़ा लेट हो गया। क्या आपको मेरी वजह से इंतजार तो नहीं करना पड़ा? इतने में पीछे से एक मीठी सी आवाज आई। कभी नहीं, जब पीछे मिलकर देखा तो पाया कि यहाँ पर स्वाति खड़ी थी। जब उस वेटर ने स्वाति को वहां पर देखा तो वो थोड़ी हैरान जरूर थी। जिस तरह स्वाति रवि की इज्जत कर रही थी उससे भी वो हैरान थी। वो स्वाति को अच्छे से जानती थी क्योंकि स्वाति उनके रेस्टोरेंट की एक रेगुलर कस्टमर थी। मिस स्वाति, क्या ये सेल्स पर्सन आपके साथ है? प्लीज इन्हें बताइए कि हमारे रेस्टोरेंट में सामान बेचना माना है, उसे वेटर ने स्वाति से। अरे रूबी, आप ये क्या बात कर रही हैं? मिस्टर रवि कोई सेल्स पर्सन नहीं है। वो नहीं यहाँ पर कोई सामान बेचने के लिए आए हैं। ये हमारे इस ईस्ट विला के एक वीआईपी कस्टमर है। आप उनके साथ इस तरह बात नहीं कर सकती, स्वाति ने घूरते हुए उसे स्वेटर से कहा। क्या? रूबी ने बड़ी ही हैरानी से रवि की तरफ देखते हुए कहा। क्या सच में रवि ईस्ट विला का एक वीआईपी कस्टमर था? मैं सभी को पता था कि ईस्ट विला कितनी बड़ी कंपनी थी और उसका एक वीआईपी कस्टमर होना मतलब रवि एक बहुत ही बड़ा आदमी था। फिर भी रूबी ने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। उसे पता था कि स्वाति इससे मामले में कभी भी झूठ नहीं बोलेगी। सॉरी श्री रवि, मेरे इस तरह के रूड बिहेवियर के लिए मैं वाकई बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा हूँ। हमारे रेस्टोरेंट में आपका हार्दिक स्वागत है, रूबी ने लगभग झुकते हुए रवि से कहा। उसे पता था कि अगर रवि ईस्ट किला का इतना विप कस्टमर था, इसका मतलब वो उनके रेस्टोरेंट का भी वीआईपी कस्टमर था। इस तरह के वीआईपी लोगों का अपमान करना उसे कितना महंगा पड़ सकता था, यह उसे अच्छे से पता था। अगर मैनेजर को उसके बारे में पता चला कि ईस्ट विला के एक व कस्टमर का इस तरह अपमान हुआ था तो उसकी नौकरी भी जा सकती थी। रवि ने बस एक नज़र गुस्से के साथ रूबी की तरफ देखा और फिर स्वाति के साथ रेस्टोरेंट के अंदर आ गया। ये सच में यहाँ का एक वीआईपी रेस्टोरेंट था। फिर स्वाति में रवि और अपने लिए डिनर ऑर्डर किया। स्वाति सच में रवि के साथ डिनर करके बहुत ही ज्यादा खुश थी। पहले उसे लगा कि रवि उसके साथ पार्टी के लिए कभी भी नहीं मानेगा। उसे इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि इतना अमीर आदमी उसके साथ डिनर कर रहा था। स्वाति ने रवि के हाथ में उन सूट्स को देखा तो और भी ज्यादा हैरान थी। स्वाति को उन सभी सूट्स की असली कीमत पता थी। उसे पता था कि सूट की कीमत करोड़ों में थी जो रवि लेकर घूम रहा था। सर, क्या मैं जान सकती हूँ कि आपने ये सूट्स किस लिए खरीदे हैं? स्वाति ने पूछा। स्वाति को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर रवि को अचानक कितने सारे सूट्स की जरूरत कहाँ पड़ गई। तुम्हें नहीं पता कि कल यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी बिजनेस पार्टी होने वाली है, बस उसी पार्टी के लिए ये सारे शीर्ष खरीदे हैं, अपना खाना खाते हुए कहा। क्या सच में? क्या आप सच में उसे पार्टी में जाने वाले हैं? क्या आपको सच में उसे पार्टी में इन्विटेशन लिया गया है? ये तो भी बहुत ही बड़ी बिजनेस पार्टी है, यहाँ पर देश विदेश से बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटी जाने वाले हैं। सर, आप बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली हैं कि आपको इस पार्टी में जाने का मौका मिला। हम जैसे लोगों का तो ये बस एक सपना ही है, स्वाति में बड़ी निराशा के साथ कहा। स्वाति की यह बात सुनकर तभी मुस्कुरा उठा। अगर उसे पता चला कि रवि इस पार्टी का में फोकस पॉइंट था तो पता नहीं उसकी क्या हालत होती। सच में स्वाति इस वक्त दुनिया के एक बहुत ही अमीर आदमी के साथ में खाना खा रही थी और उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। तभी यह सोचकर ही मन मुस्कुराने लगा। क्या तुम मेरे साथ उस पार्टी में आना चाहोगी? रवि ने पूछा। रवि ने सोचा कि अगर वो स्वाति को अपने साथ ले जाएगा तो स्वाति साथ में बहुत ही ज्यादा खुश हो जाएगी। उसके लिए यह एक सपना था जो कभी रवि भी देखा करता था। रवि स्वाति के मन को अच्छे से जानता था। वो जानता था कि स्वाति भी उसी तरह सोच रही है जिस तरह वो कुछ सालों पहले सोच रहा था। इसीलिए रवि ने उसे अपने साथ चलने का ऑफर किया। क्या स्वाति एक्सेप्ट करेगी रवि का ऑफर? जानने के लिए पढ़ते रहिए अगला भाग। स्वाति को रवि की बात पर विश्वास नहीं हो पा रहा था। रवि जितने बड़े आदमी ने उसे उसके साथ कल होने वाली इतनी बड़ी बिजनेस पार्टी के लिए इनवाइट किया था, उसकी तो हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो रवि की इस इनविटेशन को एक्सेप्ट करे।
उस जैसी मिडिल क्लास लड़की की उस पार्टी में जाना सच में शोभा नहीं देता, साथ ही अपने आप को इस पार्टी के लायक नहीं समझती थी। वह भी रवि के साथ तो जाना उसके लिए असंभव था, पर फिर भी वह अपने सपने को पूरा करना चाहती थी। उसे पता था कि इस पार्टी में कितने ही इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज आने वाले थे, अगर वो उनसे एक बार मिल लेती तो उसका सपना भी पूरा हो जाता। ऐसा मौका उसे दोबारा कभी नहीं मिलता। ठीक है मिस्टर रवि, आपके साथ आना पसंद करूंगी, स्वाति ने कहा। स्वामी के इस डिसीजन से रवि सच में खुश हो गया था। उसे पता था कि स्वामी अपने जीवन में कितना स्ट्रगल कर रही थी। अगर वो उसे थोड़ी खुशी दे पाता तो रवि के लिए एक बहुत बड़ी बात होती। कुछ ही देर में रवि और स्वाति ने अपना डिनर खत्म कर दिया। अरे रोहन देखो तो, क्या ये हमारी क्लास की स्वाति है? अरे वो, इसने भी अपना एक बॉयफ्रेंड बना लिया है। देखो भाई, अब गरीबों के भी अच्छे दिन आने लग गए हैं। रवि ने इतने में पीछे से एक आवाज सुनी। रवि को ही आवाज कुछ जानी पहचानी सी लग रही थी। हालांकि रवि ने इस आवाज की तरफ देखा नहीं था, क्योंकि रवि की पीठ उस आवाज की दिशा में थी। सर, अब हमें यहां से चलना चाहिए, स्वाति ने घबराते हुए रवि से कहा। रवि समझ गया था कि आखिर क्या बात है। स्वाति उन लड़कों की कमेंट्स के कारण वहां से जाना चाहती थी। रवि समझ गया था कि स्वाति हो ना हो उन सभी लड़कों को अच्छे से जानती थी। रवि ने जब पीछे पलटकर देखा तो वे वही लड़के और लड़कियां थीं जो उसे मॉल में मिले थे, और अवनिका ने उन्हें बाहर निकाला था। जब उन सबने रवि को वहां पर देखा तो उनको सच में गुस्सा आ गया। तारांकन, अच्छा तो स्वाति, ये सब तुमने किया है? तुमने हमसे बदला लेने के लिए इस फटीचर का इस्तेमाल किया, रोहन ने कहा। स्वाति को रोहन की ये बात बिल्कुल भी समझ नहीं आई कि वो किस बारे में बात कर रहा था, और वे सब रवि को कैसे जानते थे। वे सब स्वाति के साथ उसके कॉलेज में पढ़ते थे। रवि को समझ आ गया था कि इन सब लोगों ने अब ये गलतफहमी पाल रखी है कि रवि ने ये सब स्वाति की वजह से किया है, और वो उसका सारा ब्लेम स्वाति पर डाल रहे हैं। स्वाति, हमने सोचा नहीं था कि तुम इतनी नीचे गिर जाओगे। तुमने हम सबको नीचा दिखाने के लिए इसका इस्तेमाल किया, वो भी अपनी महीनों की कमाई गवाकर, और अब इससे सारे सूट वापस मंगवा लिए। स्वाति को रोहन की कही हुई एक भी बात समझ नहीं आ रही थी। बस उसे इतना समझा आ रहा था कि हो ना हो रोहन और रवि के बीच में पहले कुछ ना कुछ हुआ था, वो भी इन स्वीट्स को लेकर। स्वाति, अब तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम ये सारे सूट मुझे दे दो। अगर तुमने यह ऐसा नहीं किया तो तुम्हारे साथ क्या क्या हो सकता है, ये तुम अच्छे जानती हो, इसलिए बेहतर यही होगा कि जैसा मैं कहता हूँ वो वैसा ही करो, रोहन ने स्वाति को धमकी देते हुए कहा। रोहन की यह बात सुनकर स्वाति थोड़ा डर जाती है। उसे पता था कि रोहन का परिवार बहुत ही ज्यादा पावरफुल था और उनका बेंगलुरु में बड़ा अच्छा नाम था। अगर रोहन उसके खिलाफ कुछ भी करता है तो उसकी जिंदगी नरक बना सकता था। इस वक्त एक शांतिपूर्वक जिंदगी जी रही थी। उसके पास उसकी एक जॉब थी और एक अच्छा कॉलेज भी। वो अपने लाइफ में रोहन जैसी समस्या को नहीं लाना चाहती थे, इसीलिए वह अब उम्मीद भरी नजरों के साथ रवि की तरफ देखने लगी। उसे लगा कि अगर रवि वो सारे सूट रोहन की दे देते हैं तो उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती थी। स्वाति सच में रोहन से बहुत ही ज्यादा डरती थी, क्योंकि रोहन और उसके दोस्त स्वाति को बहुत ही ज्यादा परेशान करते थे, और रवि को भी यह बात समझने में ज्यादा देर नहीं लगी। स्वाति, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास है? रवि ने पूछा। तारांकन, जी बिल्कुल सर, स्वाति ने रवि से मुस्कुराते हुए कहा। उसे रवि पर पूरा भरोसा था। उसे पता था कि रवि इतना पावरफुल है कि वो रोहन जैसे लड़कों को तो एक चुटकी में हरा सकता था। ठीक है, तो तुम मुझे बताओ कि रोहन के पिताजी का नाम क्या है? रवि ने स्वाति से पूछा। रवि की यह बात सुनकर स्वाति, रोहन और उसके सारे दोस्त हैरान थे। आखिर रवि ने के पिताजी का नाम क्यों पूछा था? क्या वो सच में रोहन के पिताजी का नाम नहीं जानता था? रोहन के लिए यह हैरान कर देने वाली बात थी। आखिर एक बेंगलुरु में रहने वाला लड़का उसके पिताजी को नहीं जानता था। उनका नाम राजवीर खन्ना है और वह खन्ना इंडस्ट्रीज के मालिक है, स्वाति ने कहा। स्वाति की यह बात सुनकर रति मुस्कुरा दिया। फिर रवि ने अपना फोन निकाला और फिर धीरे से रोहन की एक पिक्चर ले ली। रोहन हकी कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर रही क्या करना चाह रहा था। तारांकन, यह है मिस्टर रोहन खन्ना और उनके पिताजी का नाम है राजवीर खन्ना। इस वक्त यह मेरे सामने बैठा है। अगर 10 मिनट में यह मुझसे माफी नहीं मांगता है तो इसके परिवार के साथ जो कुछ भी होगा उसकी जिम्मेदार इसके पिताजी और इसका परिवार होगा। रवि ने अपने फोन में एक वॉइस मेल नोट किया और फिर उसे अपलोड कर दिया। रवि इस वक्त बिजनेसमैन की शक्ल में अच्छे से आ चुका था। उसकी बिजनेसमैन शक्ल में मिस्टर अग्निहोत्री नाम से पहचान थी। हर कोई जानता था कि बिजनेस शक्ल में यह आईडी अग्निहोत्री परिवार के वारिस रवि अग्निहोत्री की थी, पर रवि ने अपनी एक भी पिक्चर वहां पर अपलोड नहीं की थी, इसीलिए बस रवि को उसे आईडी से ही जाना जाता था। रवि ने जब से अपना ये सारा बिजनेस हैंडल किया था तब से उसके पापा ने शक्ल में रवि की एक आईडी बनवा दी थी। इस तरह की आईडी बनवाने में सच में बहुत ही ज्यादा ताकत और पहचान की जरूरत होती है। रवि के दिए गए इस ऑर्डर का कितना बड़ा प्रभाव होगा, रवि को यह सच में बिल्कुल भी नहीं पता था। रवि के इस ऑर्डर में बिजनेस सर्कल में इतना बड़ा काम किया जितना बड़ा काम एक प्रधानमंत्री का ऑर्डर देश में करता है, और इसका प्रभाव इसलिए ज्यादा पड़ा क्योंकि लगभग देश दुनिया के हर बड़े बड़े बिजनेसमैन इस वक्त बेंगलुरु में आ चुके थे, क्योंकि अगले दिन ही पार्टी थी। रवि के ऑर्डर के बाद पूरे बेंगलुरु में हड़कंप मच जाता है। रवि ने सच में आज पहली बार इतना खुले में कदम उठाया था।
रवि को लगा कि इसका कोई ज्यादा प्रभाव नहीं होगा, बस रोहन के पास कुछ कॉल आएंगे और वहां से चला जाएगा। उसको इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आगे क्या होने वाला था। करीब 5 मिनट बाद ही उसे रेस्टोरेंट के बाद बहुत ही ज्यादा शोर शराब होने लगता है। बहुत सी गाड़ियां और हेलीकॉप्टर रेस्टोरेंट के बाहर उतरने लगते हैं। सच में रवि के इस ऑर्डर ने इतना बड़ा भूचाल ला दिया था कि बेंगलुरु की इकोनॉमी क्रश हो चुकी थी। बेंगलुरु की 80% इकोनॉमी इस वक्त रवि के हाथ में थी और उसका नाराज होना मतलब इकोनॉमी का गिरना था। अगर ऐसा होता है तो बेंगलुरु के कई बड़े बिजनेसमैन बर्बाद हो सकते थे। इसलिए बेंगलुरु के बड़े बड़े बिजनेसमैन इस वक्त वहां पर आ गए थे। वो सभी रवि से मिलकर बात करना चाहते थे और इन सबसे आगे और कोई था तो वह थे रोहन के पिताजी राजवीर खन्ना। उनको अपने बेटे की बहुत ही ज्यादा चिंता हो रही थी। उन्हें पता था कि रवि इतना खतरनाक आदमी है, वो उसके बेटे को जान से भी मार सकता था। 5 मिनट के अंदर ही वो पूरा रेस्टोरेंट घिर जाता है। हर कोई दंग था कि आखिर वहां पर अचानक से क्या हुआ। इतने में रेस्टोरेंट का दरवाजा जोर से खुलता है और कुछ वीआईपी आदमी जल्द से जल्द रेस्टोरेंट के अंदर घुस जाते हैं। राजवीर के पिताजी दौड़ते दौड़ते हुए आते हैं और रवि के पैरों में गिर जाते हैं। उन्होंने वहां पर रवि को पहचानने में कोई भी गलती नहीं की, क्योंकि इस वक्त रवि रोहन के एकदम सामने बैठा था और रोहन रवि को गुस्से से देख रहा था। राजवीर इतना बेवकूफ भी नहीं था कि वो इतना ही ना समझ सके। तारांकन, माफ कीजिए मिस्टर अग्निहोत्री, मेरे बेटे को जाने दीजिए। ऐसे जो भी गलती हुई है उसकी भरपाई में करने के तैयार हूं, बस आप उसे जाने दीजिए। राजवीर खन्ना रवि के पैरों में गिर गया और उसे रो रो कर माफी मांगने लगा। उन्हें पता था कि अगर रवि नाराज हो गया तो क्या हो सकता था। रेस्टोरेंट में कई बड़े बड़े अधिकारी और बड़े बड़े बिजनेसमैन भी वहां पर आ जाते हैं। वो सभी लोग रवि को देखना चाहते थे और उससे बातें करके मैटर सेटल करना चाहते थे। जब रोहन, स्वाति और बाकी दोस्तों ने ये सब देखा तो उनके तो होश ही उड़ गए। उन्होंने उम्मीद भी नहीं की थी कि रवि के बस एक ऑर्डर से इतना बड़ा हंगामा खड़ा हो सकता था। यहाँ तक कि न्यूज में भी यही बातें चल रही थी कि अग्निहोत्री परिवार के नए वारिस ने बिजनेस सर्कल में क्या संदेश भेजा था। सच में पूरे बेंगलुरु की नजर इस वक्त रवि की न्यूज पर ही थी। पार्टी के एक दिन पहले ही रवि हॉटशॉट बन चुका था। ये देखकर रोहन की सांस उसके गले में ही अटक जाती है। वो भी तेजी से आगे बढ़ता है और रवि के पैरों में गिर जाता है। अपने पापा को रवि के पैरों में गिरते हुए देखा रोहन भी यह समझ जाता है कि आखिर क्या मैटर है। उसने करीब एक दिन पहले ही अपने पापा से सुना था कि रवि अग्निहोत्री को कल अग्निहोत्री परिवार का वारिस घोषित किया जाएगा, और वही रवि आज उसके सामने बैठा था। ये कैसे हो सकता था। रवि का अपीयरेंस बिल्कुल भी मिस्टर अग्निहोत्री जैसा नहीं दिखता था। जिस तरह कल रात रवि ने सारे सूट्स की शॉपिंग की थी, यह बात ऑब्वियस थी कि वही मिस्टर अग्निहोत्री है। वो तो बस इस बात से कंफ्यूज हो गया था कि रवि और स्वाति आज साथ में बैठकर खाना खा रहे थे। जब स्वाति तो उसके भी होश उड़ जाते हैं। क्या उसने सही सुना था? जिस आदमी के साथ वो खाना खा रही थी वो और कहीं नहीं बोलता इंडिया का सबसे रिच आदमी रवि अग्निहोत्री था। उसने रवि अग्निहोत्री की कई दिनों से चर्चाएं सुनी थी। उसे ये पता था कि रवि कितना पावरफुल और कितना अमीर है। ये सोचकर ही स्वाति की दिल की धड़कन तेज हो गई। मिस्टर राजवीर, इसमें माफ करने की कोई बात नहीं है। मैं आपसे पहले ही कहा था कि अगर रोहन मुझे 10 मिनट के अंदर अंदर माफी मांग लेता है तो मैं उसे जाने दूंगा, और आप 5 मिनट के अंदर ही यहाँ पर आ चुके हैं। तो अब मिस्टर रोहन, आप स्वाति से माफी मांगे और यहाँ से चलते बनिए, रवि ने कहा। पैरों में गिर गया। मिस स्वाति, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे आपके साथ इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए। मैं अपने व्यवहार के लिए बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा हूँ, रोहन ने स्वाति के सामने गिड़गिड़ाते हुए कहा। इट्स ओके, स्वाति ने कहा। स्वाति रोहन की हालत समझ चुकी थी। उसे पता था कि अगर उसने रोहन को माफ नहीं किया तो रवि उसका क्या हाल करेगा। थैंक यू मिस, रोहन ने कहा। इसके बाद रोहन और राजवीर ने अपनी नजरें झुकाए और नीची नजरों के साथ ही वो पीछे चले गए। इस वक्त रवि ने अपनी नजरें वहां पर खड़े सभी लोगों पर जुड़े हो सभी लोगों को अच्छे से देख रहा था कि वहां पर कौन कौन आया था। इस वक्त सभी लोग रवि के सामने सर झुकाए खड़े हुए थे। वो बस रवि के बोलने का इंतजार कर रहे थे। रवि कुछ देर तक उनका निरीक्षण किया। इतने में बाहर कुछ और गाड़ियों के रुकने की आवाज आई। रवि समझ गया था कि यह मीडिया वालों की गाड़ी थी। मीडिया तक की भी यह खबर पहुंच चुकी थी कि अग्निहोत्री परिवार का अगला वारिस इस वक्त इस रेस्टोरेंट के अंदर मौजूद था। सभी न्यूज चैनल वाले जल्द से जल्द रवि का चेहरा टीवी पर दिखाना चाहते थे, और रवि को ये बात अच्छे से पता थे। रवि पार्टी से पहले अपनी आइडेंटिटी पूरी दुनिया के सामने बिल्कुल भी नहीं करना चाहता था। राजवीर, क्या आप जाकर रेस्टोरेंट का गेट बंद कर सकते हैं? रवि ने कोने में खड़े राजवीर और रोहन की तरफ देखते हुए कहा। रवि की यह बात सुनकर राजवीर तेजी से भागता हुआ गया और रेस्टोरेंट का में गेट बंद कर दिया ताकि मीडिया के लोग अंदर ना आ सके। ठीक है, तो अब आप सब लोगों को पता चल चुका है कि मैं कौन हूँ। वेल, मैं सबको बताना तो नहीं चाहता था, पर कोई बात नहीं, कल नहीं तो आज ही सही। क्या आप सब लोग अब मुझे अपना परिचय दे सकते हैं? रवि ने सबके सामने देखते हुए कहा। जी मिस्टर अग्निहोत्री, मेरा नाम भानु मेहरा है। मैं मेहरा ग्रुप ऑफ कंपनीज का सीईओ हूँ। जी मेरा नाम विक्रांत सेठ, सेठ ग्रुप का सीईओ। इस बाकी सभी बिजनेसमैन ने रवि के सामने अपना अपना परिचय दिया और रवि के सामने बस सर झुकाकर अपना परिचय दे रहे थे। उनकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो रवि के सामने आंखों उठाकर बात कर सके।
इतने में रवि को एक जाना पहचाना चेहरा नजर आया। रवि को लगा कि शायद उसने उससे पहले भी कहीं देखा था। मिस्टर अग्निहोत्री, मेरा नाम प्रेम कश्यप है। मैं कश्यप इंडस्ट्रीज का सीईओ और होटल ब्लू जे का भूतपूर्व मैनेजर हूं, प्रेम कश्यप ने अपना परिचय देते हुए कहा। प्रेम कश्यप का नाम सुनते रवि उसे तुरंत पहचान गया। जब रवि पहली बार होटल ब्लू जैक में गया था तब उसका प्रेम कश्यप की बेटी आरती के साथ झगड़ा हो गया था। रवि ने सबसे पहले अपनी आइडेंटिटी टाइम कश्यप को ही बताई थी। प्रेम कश्यप और उसकी बेटी आरती कब से रवि के बारे में पता था। रवि ने बस प्रेम कश्यप के साथ में हल्की सी स्माइली दी। हेलो मिस्टर रवि, मैं राघव श्रीवास्तव, बेंगलुरु का डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, एक करीब 25 साल के युवा ने खड़े होकर रवि से कहा। उसे लड़के की उम्र और उसका पद देखकर रवि सच में बहुत ही ज्यादा हैरान था। इतनी कम उम्र में उसने इतना बड़ा पद हासिल कर लिया था। रवि यह जानकर बहुत ही ज्यादा हैरान था। रवि सच में सरकारी अफसर की बहुत ही ज्यादा इज्जत करता था। इसीलिए रवि आगे बढ़ा और उसने राघव श्रीवास्तव से बड़े ही गर्मजोशी के साथ हाथ मिला। उसने ऐसा अभी तक किसी भी बिजनेसमैन के साथ नहीं किया था। श्री राघव, मुझे आप जैसे युवाओं को देखकर बहुत ही ज्यादा गर्व में महसूस होता है। एक दिन में भी आपके जैसा बनना चाहूंगा। आप मेरे लिए एक इंस्पिरेशन है, रवि ने कहा। थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स, मिस्टर अग्निहोत्री, राघव ने कहा। राघव को रवि के शब्दों से ही पता चल गया था कि रवि सच में एक बहुत ही अच्छा इंसान है। जिस तरह वो अच्छे लोगों की कदर करता है, एक दिन वो बहुत ही ज्यादा ऊंचाइयों पर जाएगा। हेलो मिस्टर अग्निहोत्री, मैं बेंगलुरु का डीसीपी अजयपाल सिंह, आपसे मिलकर अच्छा लगा। रवि ने अजयपाल के साथ भी गर्म पानी से हाथ मिलाया। इस वक्त बेंगलुरु का छोटा मोटा अधिकारी वहां पर मौजूद था, क्योंकि उन्हें क्लियर आदेश दिया गया था कि रवि की सिक्योरिटी में कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो बेंगलुरु शहर की इकोनॉमी का क्या हाल होगा, ये सबको पता था। ठीक है, आप सब लोगों का मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि आप सभी अपना कीमती वक्त निकालकर यहां पर आए। मुझे उम्मीद है कि कल की पार्टी में सिक्योरिटी बहुत ही ज्यादा अच्छी होगी, क्योंकि इसी पार्टी पर हमारे बेंगलुरु शहर की इकोनॉमी का भविष्य टिका है। मैं बेंगलुरु शहर के और इंडिया के अच्छे भविष्य के लिए दिन रात मेहनत करूंगा और आपसे भी यही उम्मीद करूंगा। अब आप आराम से यहां से जा सकते हैं, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, रवि ने कहा। रवि उन सभी के यहां आने का रीजन अच्छे से समझ गया। इसके बाद रवि ने अपना फोन निकाला और उसे पर एक फिर से वॉइस नोट रिकॉर्ड किया। हेलो बेंगलुरु शहर और बेंगलुरु शहर के निवासियों, मुझे पता है कि आप कई दिनों से अपने नए यंग मास्टर का इंतजार कर रहे हैं। वो घड़ी ज्यादा दूर नहीं है, कल आप सबको इसके बारे में पता चल जाएगा। रवि ने ये वॉइस नोट पब्लिक कर दिया ताकि बेंगलुरु शहर की इकोनॉमी उसकी वजह से क्रश नहीं हो। रवि सच में बेंगलुरु शहर का एक चमकता सितारा था। वो बेंगलुरु शहर का इकोनॉमी में एक बड़ा नाम था। उनका यंग मास्टर अग्निहोत्री परिवार कई सालों से बेंगलुरु शहर की प्रगति में अपना योगदान देते आ रहे हैं, और रवि भी यह करने जा रहा था। इसीलिए सभी को रवि पर बहुत ही ज्यादा उम्मीद थी। अग्निहोत्री परिवार ने बेंगलुरु में कई ज्यादा विकास के कार्य करवाए थे। उन्होंने सरकार के कई कामों में भी बहुत ज्यादा मदद करवाई थी। इसीलिए सरकार भी अग्निहोत्री परिवार के सामने बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट के साथ काम करती थी। इसीलिए आज वहां पर इतने अधिकारी आए थे। उन्हें पता था कि अग्निहोत्री परिवार को खुश रखने का मतलब है शहर और देश का विकास। रवि के इस वॉइस नोट के साथ ही पूरा बिजनेस सर्कल शांत हो जाता है। इसके बाद सभी बड़े बड़े अधिकारी और बिजनेसमैन रवि की परमिशन के साथ ही वहां से चले जाते हैं। बस इस पूरे रेस्टोरेंट में अब रवि के सामने साथी ही खड़ी थी और बस हैरानी के साथ रवि को देख रही थी। अभी जो कुछ भी हुआ वो उसे अभी तक पता नहीं पा रही थी। अब आगे क्या होगा, क्या करेगी अब स्वाति, और क्या होगा कल की पार्टी में। उसे समय वहां पर जो कुछ भी हुआ उसे देखकर स्वाति को कुछ भी समझ नहीं आया कि आखिर यह क्या बोले। उसने वहां पर जी कुछ भी देखा था उसे, पर उसे विश्वास नहीं हो पा रहा था। सॉरी मिस्टर अग्निहोत्री, मेरी वजह से आपको इतनी परेशानी उठानी पड़ी। मैं इसके लिए आपसे माफी मांगना चाहती हूँ, स्वाति ने झुकते हुए कहा। अरे ये क्या स्वाति, रवि से सीधा मिस्टर अग्निहोत्री। मैं अभी भी तुम्हारे लिए रवि ही हूँ, तुम मुझे रविन कहकर बुला सकती हो। आखिरकार मैं अब तुम्हारा दोस्त हूँ, और भूलना मत कल तुम मेरे साथ उसे पार्टी में चलोगे, तुमने वादा भी किया है, रवि ने स्वाति से कहा। तारांकन, क्या मैं पार्टी में आपके साथ? नहीं, मेरा मतलब कैसे? स्वाति को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह क्या बोले। आखिर वह इतने बड़े आदमी के साथ उस पार्टी में कैसे जा सकती थी? रवि अग्निहोत्री ही तो इस पार्टी का मैन फॉक्स पॉइंट था, और वह उसके साथ इस तरह पार्टी में कैसे जा सकती थी? वो ये डिजर्व भी नहीं करती थी। तारांकन, अरे क्या हुआ, इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या? तुमने ही तो अभी बोला कि मुझे वहां पर जाना है, अब तुम इस तरह मना नहीं कर सकती। अगर तुम मना करोगी तो मैं तुम्हें जबरदस्ती वहां पर ले जाऊंगा। तुम तो जानती ही हो कि मेरे पास इतनी ताकत है कि मैं तुम्हें जबरदस्ती वहां पर ले जा सकता हूं, रवि ने हंसते हुए कहा। रवि की बात सुनकर स्वाति भी हंस पड़ी। उसे अब समझ आ गया था कि इतना अमीर होने के बाद भी रवि सच में कितना डाउन टू अर्थ बंदा था, और वो उसके साथ कितनी फ्रेंडली बातें कर रहा था। वो दुनिया के सबसे अमीरों में से एक था, फिर भी वो उसके सामने इस तरह बातें कर रहा था। ये समझना स्वाति के लिए नहीं बल्कि हर किसी के लिए मुश्किल था। इसके बाद रवि ने स्वाति को बाय कहा और फिर अपनी होटल आ गया। कल उसके लिए एक बड़ा दिन था।
अगले दिन सुबह रवि की नींद होटल के रूम में खुलती है। रवि के पास पार्टी का स्पेशल इनविटेशन आ चुका था। पार्टी का वक्त रात के 8 बजे का था। इसका मतलब आज का पूरा दिन उसे पार्टी में जाने की तैयारी में करना था। और आज सबसे बड़ी बात, उसे अपने लिए एक नई कार भी लेनी थी। रवि ने इसके लिए सबसे पहले स्वाति को कॉल किया। उसे पता था कि स्वाति बेंगलुरु में कार्स के बारे में सब जानती है, तो वो उसकी मदद कर सकती है। रवि ने स्वाति को कॉल लगाकर बुला लिया और फिर दोनों कार लेने के लिए शोरूम के लिए निकल पड़े। रवि और स्वाति दोनों BMW के शोरूम पहुंचे। ये शोरूम इंडिया का सबसे बड़ा BWM शोरूम था, जो सिर्फ बेंगलुरु में ही मौजूद था। यहां से पूरी दुनिया भर में BMW की सप्लाई की जाती थी। यहां पर हर तरह की BMW मौजूद थी। स्वाति को उसके बारे में सब पता था, इसीलिए ये रवि को वहां पर ले आए। पर रवि जब वहां पर पहुंच, तुमने देखा कि कहां पर इस वक्त काफी भीड़ थी। रवि समझ गया था कि वहां पर भीड़ किस लिए थी। हर कोई कल की पार्टी के लिए अपने लिए नई गाड़ी लेना चाहता था। उस शोरूम का नाम देखकर रवि को अचानक कुछ याद आया। फिर रवि ने अपना फोन निकाला और कुछ देखने लग। फोन देखते हुए रवि अपने मन ही मन हंसने लगा। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह वही था जो ये सोच रहा था। स्वाति रवि के हंसने का कारण बिल्कुल भी समझ नहीं पाए, पर उसने रवि से कोई सवाल नहीं किया। शोरूम के अंदर जाते ही रवि अपने लिए कार देखने लगा। इस कुछ और लोग भी कार देख रहे थे जो कल की पार्टी में जाने वाले थे। बेबी, क्या देखो, तुमने तो कहा था कि शोरूम में बस हाई क्लास के लोग आते हैं। हे भगवान, उन दो लोगों को तो देखो। तुम्हें क्या लगता है कि वो यहाँ पर कार खरीदने के लिए आए होंगे? हम इस तरह के क्लास लेस शोरूम में कार नहीं खरीद सकते, चलो यहाँ से। इतने में एक लड़की जो रवि और स्वाति के पास ही खड़ी थी, उसने अपने बॉयफ्रेंड से कहा। वे दोनों वहां पर कार देख रहे थे और एक सेल्स गर्ल उन्हें कार दिखा भी रही थी। जब उस सेल्स गर्ल ने उस लड़की की बात सुनी तो उसने घूरकर रवि और स्वाति को दिखा। रवि और स्वाति दोनों ही आज सिंपल ही लग रहे थे। उन्होंने ज्यादा कुछ ऐसे कपड़े नहीं पहने थे जो उन्हें हाई स्टैंडर्ड जैसा दिख सके। पर रवि ने देख लिया था कि यहाँ पर जितने भी लोग कार खरीदने आए थे वे बहुत ही ज्यादा हाई क्लास थे। वो सेल्स गर्ल नहीं चाहती थी कि रवि और स्वाति की वजह से उनके वैल्यूएबल कस्टमर यहाँ से चले जाए, इसीलिए वो सेल्स गर्ल तेजी से आगे बढ़ी और रवि के पास आ गई। सर, यहाँ पर इतनी सस्ती कार नहीं मिलेगी, कृपया पास वाले BMW शोरूम में जा सकते हैं। वहां पर आपको सस्ती और टिकाऊ BMW मिल सकते हैं, सेल्स गर्ल ने रवि से कहा। सेल्स गर्ल की यह बात सुनकर स्वाति को गुस्सा आ गया। उसे पता था कि रवि के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। वो चाहता था इस पूरे शोरूम को खरीद सकता था। वो आगे बढ़ी और सेल्स पर्सन से कुछ कहना ही वाली थी कि इतने में रवि ने उसे हाथ के सहारे से रोक दिया। मिस, क्या मैं जान सकता हूं कि आपका नाम क्या है? रवि ने बड़े ही शांति से कहा। रवि ने पहले ही देख लिया था कि वो सेल्स गर्ल उन्हें कैसे नीचे नजरों से देख रही थी, इसीलिए रवि को लगा कि इससे ज्यादा बहस करना सही नहीं होगा। मेघना, सेल्स गर्ल ने बड़े ही शांति से कहा। उसे रवि को अपना नाम बताने में कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है, तो मिस मेघना, कल से आपको यहाँ पर काम पर आने की कोई जरूरत नहीं है और अपने मैनेजर से भी कह देना कि उनकी भी यहाँ से छुट्टी कर दी गई है। अब आप यहाँ से जा सकते हैं, रति ने बड़े ही शांति के साथ मेघना से कहा और अपने फोन में कुछ टाइप करने लगा। जब रवि ने मेघना से जब ये कहा तो मेघना हंसने लगी। साथ ही साथ वो लड़की जिसने मेघना को भड़काने की कोशिश की थी, वो और उसका बॉयफ्रेंड भी जोर जोर से हंसने लगे। विक्रांत बेबी, तुमने मुझे बताया नहीं कि बेंगलुरु में इस तरह के वो लोग भी रहते हैं। देखो देखो किस तरह बकवास कर रहा है। बोल तो ऐसे रहा है जैसे कि यह इसका ही शोरूम है। उस लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड विक्रांत का हाथ पकड़ते हुए कहा। ये सुनकर पास ही में खड़ा विक्रांत भी हंसने लगा। उसे भी लकड़ी की यह बात कुछ ज्यादा ही फनी लग रही थी। रवि के पहनावे से ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वो ऐसा कुछ भी बोल सकता था। इस शोरूम का मैनेजर बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। रवि उसके बारे में ऐसा कैसे कह सकता था? मुझे लगता है कि ये दोनों यहाँ पर कोई कॉमेडी शो करने के लिए आए हैं। क्या आप दोनों सच में कोई टीवी एक्टर है? विक्रांत ने रवि और स्वाति की तरफ देखते हुए कहा। रवि ने कुछ नहीं कहा और बस अपना फोन में अभी भी टाइप कर रहा था। वो उन सभी की बातों पर कुछ भी ध्यान नहीं दे रहा था। इसके बाद रवि ने टाइप करना बंद किया और अपना फोन अपनी जेब में रखकर दोनों हाथ क्रॉस करके खड़ा हो गया। उसे पता था कि आगे क्या होने वाला है। इतने में शोरूम के बड़े केबिन का दरवाजा जोर से खुलता है और एक आदमी तेजी से भागता हुआ उस केबिन से बाहर आता है। उसके चेहरे पर पसीने की बूंद को साफ देखा जा सकता था। उसकी चेहरे की घबराहट देखकर ही बताया जा सकता था कि वो सच में किसी बात से बहुत ज्यादा डरा हुआ था। मेघना, ये सब क्या हो रहा है? तुम्हें पता नहीं है कि यहाँ के कस्टमर को कैसे ट्रीट किया जाता है? तो दी वजह से आज मेरी और तुम्हारी दोनों की नौकरी चली गई है। अभी कंपनी से आदेश आया है कि हम दोनों को हटा दिया गया है। तुमने ऐसा क्या किया है? उस मैनेजर ने डरते हुए शब्दों से मेघना से पूछा। क्या? मेघना, उस लड़की और विक्रांत तीनों के मुंह से जोर से चीख निकल पड़ी। यहाँ पर क्या हो रहा था? किसी को समझ नहीं आ रहा था। कुछ देर पहले रवि ने उसे यही बात कही थी कि मेघना और यहाँ के मैनेजर को जब से हटा दिया गया है, और अब यही बात मैनेजर ने भी कही थी। किसी के भी पले कुछ भी नहीं पड़ रहा था। सॉरी मिस्टर, मुड़ा से बहुत बड़ी गलती हो गई। आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा, हमें माफ कर दीजिए प्लीज। मेघना तेजी से आगे बढ़ी और रवि के पैरों में गिर गई। उसे ये समझने में देर नहीं लगी कि आखिर यह किसकी वजह से हुआ था।
क्योंकि कुछ ही देर पहले रवि ने वही बात कही थी और उसने ही रवि को ऑफेंड करने की कोशिश की थी। इसका मतलब ये सब रवि का ही किया धरा था, इसीलिए जितना जल्दी हो सके रवि से माफी मांगना ही उचित होगा। मैनेजर भी अब समझ गया था कि आखिर क्या बात थी, इसीलिए वह भी आगे बढ़ा और रवि के पैरों में गिर गया और दोनों अब अपनी नौकरी के बचाव के लिए कुछ भी करना चाहते थे। सॉरी सर, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आप प्लीज हमें नौकरी से मत निकाल, अगर यह नौकरी चली गई तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, मैनेजर ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। नहीं, अब आगे कुछ भी नहीं हो सकता। तुम दोनों के लिए बस मैं एक छोटा सा काम कर सकता हूँ। मेघना, तुम पास वाले BMW शोरूम में आगे चपरासी काम कर सकती हो और तुम मैनेजर पास वाले छोटे BMW शोरूम में सेल्स पर्सन का काम कर सकते हो। सके अलावा मैं तुम्हारे लिए और कुछ नहीं कर सकता, रवि ने कहा और फिर तेजी से मैनेजर की केबिन के अंदर चला गया। मैनेजर ने गुस्से से पैर पटक और मेघना को खींचकर एक थप्पड़ लगा दिया और फिर तेजी से भागता हुआ रवि के पीछे पीछे केबिन के अंदर चला गया। मेघना अपने गाल पर हाथ रखे हुए विक्रांत और उस लड़की को गुस्से से घर रही थी। उसे पता था कि यह सब उनकी वजह से ही हुआ था और वह लड़की तो इतना ज्यादा डर गई थी कि वो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। उसने जिस आदमी की इस वक्त इतनी बड़ी बेइज्जती की थी, उसने सच में मैनेजर को उसके घुटनों पर ला दिया था। विक्रांत भी बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था। विक्रांत को पता था कि मैनेजर कितना ताकतवर था और वह अगर किसी के सामने झुका है तो सामने वाला कोई छोटा मोटा आदमी नहीं होगा। इधर मैनेजर की केबिन के अंदर रवि मैनेजर की कुर्सी पर जाकर बैठ जाता है। दरअसल रवि ने कुछ देर पहले ही अपनी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्शन को यह मैसेज किया था कि वो BMW के शोरूम गोरूम के मैनेजर और उसके कर्मचारी मेघना को उसके काम से हटा दें, क्योंकि यह BMW का शोरूम उसी का था। रवि को जब उनके परिवार के फाइनेंशियल हेड ने सारी प्रॉपर्टीज की जानकारी दी थी, तब रवि ने देखा था कि यह BMW शोरूम भी उसी के अंडर आता था। इसीलिए जब रवि ने इस शोरूम का नाम देखा तो वह मुस्कुरा उठा। रवि का आदेश पाते ही बोर्ड ऑफ डायरेक्शन मेघना और उस मैनेजर को तुरंत प्रभाव से हटा दिया था और मैनेजर को इसकी खबर इस वक्त पता चल गई। आओ बैठो मैनेजर, तुम वहां पर खड़े क्यों हो, रवि ने मैनेजर से कहा जो अभी भी गेट पर अपना सर झुकाए खड़ा था। जी सर, मैनेजर आगे बढ़ा और रवि के सामने वाली कुर्सी पर बैठने लगा, पर रवि ने उसे बड़ी तीखी नजरों से पूरा मैनेजर रवि की नजरों को समझा गया था कि वह क्या कहना चाहता था, इसीलिए उसने कुर्सी को वहीं छोड़ और नीचे फर्श पर बैठ गया। तारांकन मैनेजर, मुझे पता है कि आज जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, पर तुम्हें पता होना चाहिए कि यहाँ पर आज कितने इंपॉर्टेंट गेस्ट आए हैं। उनका ख्याल रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है और उन सबको तुम्हें पर्सनली अटेंड करना चाहिए। इसी गलती की वजह से मैं तुम्हें जॉब से निकाला और अब इस शोरूम का मैनेजर मैं स्वाति को नियुक्त करता हूँ, रवि ने स्वाति की तरफ देखते हुए कहा। स्वाति की आंखें फटकर बाहर आने को थी जब उसने रवि की यह बात सुनी। स्वाति रवि की यह बात सुनकर बहुत ही ज्यादा हैरान थी। रवि ने बिना कुछ पूछे और सोचे समझे स्वाति को भारत के सबसे बड़े BMW शोरूम का मैनेजर बना दिया था। ये कोई छोटी बात नहीं थी। BMW शोरूम के मैनेजर का एक बहुत ही बड़ा पद था और सभी लोग उसकी बहुत ज्यादा इज्जत करते थे। रवि ने ऐसे पद को स्वाति को सौंप दिया था। रवि की यह बात सुनकर मैनेजर ने अपना सर फिर से नीचे झुका लिया। वो रवि के सामने अब कुछ भी नहीं बोल सकता था। उसे अब पता चल गया था कि आखिर रवि असल में कौन है, तो उसकी रवि अग्निहोत्री के सामने बोलने की भला हिम्मत कैसे हो सकती थी। वो तो बस सर झुकाकर रवि का आदेश सुन सकता था। पर रवि में स्वाति कुछ कहना चाहती थी पर कह नहीं पाए। स्वाति, अब तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अब तुम मेरी दोस्त हो और तुमने मेरी बहुत ज्यादा मदद की है, तो मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। तुम अब किसी के अंडर काम नहीं करोगी। मुझे अब तुम पर पूरा भरोसा है, तो इस विश्वास के भरोसे में तुम्हें इस शोरूम का मैनेजर बना रहा हूँ। मैंने उसे दिन ईस्ट विला में देखा था कि तुम किस तरह अपने कस्टमर का ध्यान रखती हो। मुझे इसी तरह के लोग चाहिए जो हर किसी की इज्जत करें और अपना काम ईमानदारी से करें। इसी पर मेरे बिजनेस की ओर ज्यादा तरक्की होगी, रवि ने कहा। स्वाति भी रवि के बात समझ चुकी थी। उसे पता था कि रवि अच्छे लोगों की तलाश कर रहा था। स्वाति खुश कि रवि ने उसको एक अच्छे नजरिए से पहचान लिया था और यह उसके लिए बहुत बड़ी बात थी। इसलिए स्वाति नए शोरूम के मैनेजर बनने का इन्विटेशन एक्सेप्ट कर लिया। तुम यहाँ से अब जा सकते हो। सॉरी, पर तुम आज के लिए तो यहाँ के मैनेजर हो ही, इसीलिए जल्दी आओ और अपनी मैनेजरशिप स्वाति को सौंप दो। साथ ही मेरे लिए यहाँ के सबसे महंगी कार के पेपर्स भी तैयार करो और अपने सिग्नेचर करो। मुझे अभी के अभी कार रेडी चाहिए, रवि ने मैनेजर की सीट से खड़े होते हुए ऑर्डर दिया। जी सर, उस पूर्व मैनेजर ने कहा और बड़ी तेजी के साथ कुछ कागजों को इधर उधर करने लगा। कुछ ही देर में उसने रवि के लिए यहाँ की सबसे महंगी कर के कागज तैयार करवा दिए थे और रवि को कार की चाबी भी सौंप दी थी। साथ ही में उसने अपने सारे राइट स्वाति के नाम भी कर दिए थे। ये सब इतना जल्दी में हुआ था कि मैनेजर अपने आप को संभाल भी नहीं पाया था। बस एक गलती की वजह से उसका इतना बड़ा पद चला गया था, वो ये सोच भी नहीं सकता था। रवि ने कार की चाबी ली और ऑफिस से बाहर आ गए। रवि ने जब बाहर देखा तो पाया कि विक्रांत और उसकी गर्लफ्रेंड अभी भी यहीं पर खड़े थे। जब उन लोगों ने रवि को बाहर आते हुए देखा तो उनके चेहरे पर पसीने की बूंदें आसानी से देखी जा सकती थी। रवि ने उन सबको इग्नोर किया और शोरूम के अंदर रखी उसे कार की तरफ बढ़ने लगा जो उसकी थी।
ये कार BMW की लिमिटेड एडिशन बोट टेल BMW थी। दुनिया की सबसे महंगी कारों में से एक थी। इसकी प्राइस करीब 250 करोड़ थी। ये BMW की लिमिटेड एडिशन आज तक इस शोरूम में शोपीस के रूप में रखी हुई थी, जैसे कोई छू भी नहीं सकता था। रवि ने अपनी कार की चाबी से एक बटन दबाया। कार का बटन दबाते ही कार की सारी लाइट्स एक आवाज के साथ जलने लगी। इस आवाज ने वहां पर खड़े सभी लोगों को डरा दिया था। आखिर कौन था जिसने इतनी महंगी कार को स्टार्ट किया था? सब लोग ही देखना चाहते थे, पर रवि ने तेजी से तक कार का दरवाजा खोला और फिर उसके अंदर बैठ गया। कार स्टार्ट की और तेजी से शोरूम से निकल गया। सब लोग बस उस लिमिटेड एडिशन चमचमाती BMW को जाते हुए देख रहे थे। उनकी सांस तो बस गले में ही अटक गई थी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह इतना VIP आदमी कौन था जो इंडिया की एकमात्र लिमिटेड एडिशन BMW को लेकर गया था। कौन हो सकता था आखिर इतना VIP? स्वाति भी रवि के साथ में ही थी। आज के लिए वहां का काम पहले वाला मैनेजर ही संभालने वाला था। कल से स्वाति के पास ही इस रूम का काम संभालने की जिम्मेदारी थी। स्वाति को अपने घर छोड़ने के बाद रवि सीधा होटल आ गया। शाम के 5 बजे। इस समय बेंगलुरु शहर में हलचल लगभग बंद हो गई थी। हमेशा व्यस्त रहने वाला बेंगलुरु शहर आज मानो थमसा गया था। ऐसा लग रहा था कि मानो बेंगलुरु में इस समय कोई हड़ताल थी। आज की पार्टी में इतने सारे इंपॉर्टेंट आदमी आने वाले थे कि उनकी सिक्योरिटी का बहुत ही ज्यादा टाइट इंतजाम किया गया था। बेंगलुरु पुलिस आज बेंगलुरु के हर कोने का ध्यान रख रही थी कि कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है। बेंगलुरु की सड़कों पर बस VIP गाड़ियां ही देखी जा रही थी। आज हर कोई यहां पर अग्निहोत्री परिवार के नए वारिस की घोषणा को देखने के लिए आए थे। आज हर बिजनेसमैन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मीटिंग थी। हर कोई रवि अग्निहोत्री से मिलकर उनसे अपने अच्छे रिश्ते बनाना चाहते थे ताकि उसे अच्छी डील्स मिल सके और उनका फायदा हो सके। सबको पता था कि अग्निहोत्री परिवार के साथ संबंध बनाना मतलब अपने प्रगति की ओर बढ़ना था। पार्टी को बेंगलुरु के सबसे बड़े प्राइवेट बंगले विला कोस्टा में रखा गया था, जो वेस्ट एवरेस्ट पर सबसे ऊंचे स्थान पर स्थित एक बंगला था। ये बंगला अग्निहोत्री परिवार का एक प्राइवेट और मस्तानी बंगला था। अग्निहोत्री परिवार के बिजनेस की जड़ी इसी बंगले से शुरू हुई थी। तब से यह बंगला अग्निहोत्री परिवार का धरोहर बन चुका था और जितनी भी इंपॉर्टेंट मीटिंग होती थी वह इसी बंगले में की जाती थी। आज तक इस बंगले की कीमत को कोई नहीं बता पाया था। लोगों का मानना था कि इस बंगले की कीमत इस वक्त 15 से 16 हजार करोड़ के करीब है। ये बंगला करीब पूरी पहाड़ी पर फैला हुआ था, जिसके एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने में घंटों लग जाते थे। ये 100 एकड़ में फैला बंगले से ज्यादा एक शहर था। इसके बारे में बताना ही कुछ ज्यादा ही हो सकता था। पार्टी में गेस्ट के आने का सिलसिला शुरू हो चुका था। देश विदेश से इस वक्त बहुत सारे गेस्ट यहां पर आए थे। वो बहुत ही ज्यादा प्रतिष्ठित और अमीर परिवार के बिजनेसमैन थे। इनमें से सबसे प्रमुख थे वो थे मिस्टर हावेनो। साथ ही साथ दुनिया के कुछ टॉप बिजनेसमैन भी इस वक्त वहीं पर थे। इंडिया के भी बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन इस वक्त इसी पार्टी में मौजूद थे। दिल्ली से जितने भी बड़े बिजनेसमैन जो रवि को जानते थे सभी आज यहां पर आए हुए थे। सब बस अपनी रवि के साथ अच्छे संबंध बनाने की कोशिश करने वाले थे। आज हर किसी को यहां पर बस रवि से मिलने का ही इंतजार था। पार्टी में इस वक्त काफी अच्छा माहौल था। बड़े बड़े बिजनेसमैन एक दूसरे से बातें कर रहे थे। खुशनुमा माहौल था। रवि भी जल्द ही इस पार्टी में पहुंच गया। वो आज कुछ अलग ही लग रहा था। उसने आज ज़ेगन का ब्रांडेड सूट, घड़ी, जूते, ये सब रवि ने पहली बार किया था तो उसे थोड़ा अजीब भी लग रहा था। रवि आज की इस पार्टी में बड़े ही गुप्त रूप से सम्मिलित हुआ था। यहाँ पर किसी को भी रवि की असली आइडेंटिटी के बारे में नहीं पता था, सिवाय मिस्टर हावेनो, प्रेम कश्यप, उसकी बेटी आरती और रवि के फाइनेंशियल एडवाइजर भानुप्रकाश, जो आज की इस पार्टी के होस्ट भी थे। रवि को आज पार्टी में कुछ जाने पहचाने चेहरे भी नजर आ रहे थे, पर रवि ने उन सबको इग्नोर किया और सीधा मिस्टर हावेनो के पास पहुंच गया। रवि को वहां पर देखकर मिस्टर हावेनो बहुत ही ज्यादा खुश हुए। पिछली बार जब मिस्टर हावेनी और रवि की मीटिंग हुई थी तब वो रवि के बिजनेसमैन से बहुत ही ज्यादा खुश हुए थे और उन्होंने बिना किसी टर्म्स एंड कंडीशन के रवि के साथ बिजनेस के लिए बात भी की थी। इसके अलावा उन्होंने रवि की बहुत बार मदद भी की थी। इसके बाद रवि प्रेम कश्यप से भी मिला। आरती भी रवि को यहाँ पर देखकर बहुत ही ज्यादा खुश थी। रवि आज इतना हैंडसम लग रहा था कि वहां पर आई कुछ अमीर लड़कियों की नजरें बस रवि पर ही थी। वे कब से रवि को ही घूरे जा रही थी। अगर अभी इस पार्टी में आया होगा तो इसका मतलब बहुत ही ज्यादा अमीर है। सभी लड़कियां बस यही सोच रही थी कि किस तरह रवि से अपनी बात बनाई जाए। तारान किनारे, क्या वो रवि है? क्या ये सच में रवि है? अरे हाँ, मुझे विश्वास नहीं हो रहा, पर ये तो वो फटीचर रवि ही है, सुहानी ने श्रेया से कहा। श्रेया और सुहानी अपने अपने पापा के साथ यहाँ पर आई थी क्योंकि यह यहाँ के एक बिजनेस पार्टी थी, तो उन दोनों के बिजनेस हेड का यहाँ पर आना बहुत जरूरी था, इसीलिए वो दोनों भी आज यहाँ पर आई हुई थी। पर उन दोनों ने जब रवि को वहां पर देखा तो उनको अपने आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। यहाँ पर तो सिर्फ हार्ड क्लास लोग भी आ सकते थे, पर रवि यहाँ पर क्या कर रहा था उनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। जिस तरह रवि बड़े बड़े बिजनेसमैन के साथ बातें कर रहा था, ये सब देखकर श्रेया और सुहानी कुछ समझ नहीं पा रही थी। खासकर सुहानी, जो कब से रवि का मजाक उड़ा रही थी, उसकी तो दिल की धड़कन और भी ज्यादा तेज होने लगी। क्या रवि सच में कोई बड़ा आदमी था?
उस दिन जब उस कार शोरूम में आर्यना ने रवि के साथ जो किया उसके बाद से ही सुहानी सोचने को मजबूर हो गई थी और आज ये सब। वो दोनों रवि से इस बारे में पूछना चाहती थी पर उन दोनों को कोई मौका नहीं मिल रहा था। हेलो यू ऑल, मैं आशा करता हूं कि आप सभी आज की ये पार्टी एंजॉय कर रहे हैं। एक बार फिर से आप सभी का एनुअल बिजनेस पार्टी में स्वागत करता हूं। यहां पर मौजूद जितने भी बिजनेसमैन हैं उनका मैं हार्दिक अभिनंदन करना चाहता हूं कि आप अपना कीमती वक्त निकालकर यहां पर उपस्थित हुए। पर आज की इस पार्टी का सबसे चर्चित बिंदु ये है कि आज अग्निहोत्री परिवार के असली वारिस अपने आप को दुनिया के सामने पेश करने जा रहे हैं। मैं उनका नाम लेने से और उनको स्टेज पर बुलाने से पहले आप सबको ये क्लियर कर देना चाहता हूं कि अग्निहोत्री परिवार के अगले वारिस हमारे बड़े सर के सबसे बड़े बेटे हैं। मैं ये जानता हूं कि आप सभी लोगों को उनके बारे में कुछ भी नहीं पता, क्योंकि बचपन के बाद से उन्होंने एक गुमनाम जिंदगी की है। वो कड़ी मेहनत और संघर्ष के साथ यहां तक पहुंचे हैं। पार्टी होस्ट मिस्टर भानुप्रकाश ने सबसे कहा। भानुप्रकाश के इसी घोषणा के साथ ही पूरा हाल तालियों की गड़गड़ाहट के साथ गूंजने लगता है। सब लोग आज बस यही देखना चाहते थे कि आखिर नए मिस्टर अग्निहोत्री कौन है। कौन है वो नया शख्स जिसके अंडर उन सभी को कम करना था? कौन है वो जो इतनी बड़ी कंपनी का वारिस होने जा रहा है? वहां पर आए सभी बड़े बड़े बिजनेसमैन की बेटियां और बिजनेस वुमेन भी इसी बात का इंतजार कर रही थी कि वो नए मिस्टर अग्निहोत्री को देख सके। क्या पता उनका ही कोई चांस बन जाए और वो इतने बड़े परिवार की बहू बनने का सौभाग्य प्राप्त कर सके। वहां पर एक से बढ़कर एक सुंदर और हॉट एक्ट्रेसेस लड़कियां मौजूद थी, सिर्फ रवि अग्निहोत्री के लिए। सुहानी भी आज इसीलिए वहां पर आई थी ताकि वो नए बॉस मिस्टर अग्निहोत्री को देख सके। रवि और स्वाति इस वक्त साथ में थे। स्वाति ने जब ये सब देखा तो उसके तो होश ही उड़ गए थे। सबसे पहले तो वह इस बात से सबसे ज्यादा हैरान थी जब रवि ने उसे बताया कि यह पूरा विला उसका है। इतने बड़े और विशालकाय बंगले का मालिक अकेला रवि था। हे भगवान, स्वाति इसी बात का अंदाजा नहीं लग पा रही थी कि आखिर रवि के पास कितना पैसा हो सकता है। अब आप सब लोगों के सामने मैं अनाउंस करने जा रहा हूं हमारे अग्निहोत्री परिवार के नए वारिस। क्या होगा जब रवि को अनाउंस किया जाएगा सबके सामने? क्या होगा सबका रिएक्शन जानने के लिए पढ़ते रहिए अगला भाग। उनका नाम लेने से पहले मैं एक बात ये भी क्लियर कर देता हूं कि मिस्टर अग्निहोत्री इस वक्त आप सभी के बीच में मौजूद है, भानुप्रकाश ने कहा। भानुप्रकाश की यह घोषणा सुनते ही पूरे हॉल में सन्नाटा छा जाता है। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या मिस्टर अग्निहोत्री उन सभी के बीच में मौजूद है। सभी के दिलों की धड़कन बहुत ही ज्यादा तेज थी। मिस्टर अग्निहोत्री किसी के भी पास हो सकते थे। वहां खड़ी सभी लड़कियां भी इधर उधर देखने लगी कि कहीं मिस्टर अग्निहोत्री नजर आ जाए ताकि वो अपना चांस सबसे पहले ले सके। पर भानुप्रकाश की इस घोषणा ने सुहानी के दिलों की धड़कनें इतनी तेज कर दी थी कि उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो कब इस बात से डर रही थी? क्या वो सच हो सकती थी? क्या रवि ही वो व्यक्ति हो सकता था? नहीं नहीं, यह असंभव है, ऐसा हो ही नहीं सकता। सुहानी अपनी मां ही मन गुनगुनाने लगते हैं। श्रेया भी अब यही सच लगने लगती है। क्या ऐसा हो सकता है कि रवि ही वो व्यक्ति है? रवि ने आज तक जो भी किया था उससे श्रेया को ये तो पक्का मालूम था कि रवि कोई बहुत ही बड़ा आदमी है। क्या ये सच हो सकता था कि रवि ही वो मिस्टर अग्निहोत्री है? रवि बहुत दिनों से बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस था। जिस तरह रवि ने उसे दिल्ली में बचाया था और बाद में उसे इतनी महंगी कर गिफ्ट की थी, क्या ये सही हो सकता था? तो मुझे अब सस्पेंस बनाना बंद कर देना चाहिए। तो चलिए स्वागत कीजिए हमारे अग्निहोत्री परिवार के वारिस मिस्टर रवि अग्निहोत्री का। पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट के साथ गूंजने लगता है। सब एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं कि आखिर कौन स्टेज की तरफ जा रहा है। रवि, जो इस वक्त मिस्टर हावेनो के साथ एक ड्रिंक ले रहा था, वो स्टेज की तरफ बढ़ने लगता है। इधर सुहानी ने जैसे ही यह नाम सुना उसकी आंखों के आगे अंधेरा जाने लगा। उसके पैर जोरों से कांपने लगे और उसके दिलों की धड़कन इतनी तेजी से भागने लगी कि उसे कभी भी हार्ट अटैक आ सकता था। क्या ये सच था? जो लड़का कॉलेज में उसके पीछे पागलों की तरह भागता था वही मिस्टर अग्निहोत्री था? जिसकी उसने इतने दिनों से बेइज्जती की थी वही मिस्टर अग्निहोत्री था? क्या रवि ही इतने बड़े परिवार का इकलौता वारिस था? क्या रवि ही दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक था? हे भगवान, यह मैंने क्या कर दिया? मैंने इतना बड़ा मौका इस तरह जाने दिया, ये कैसे हो सकता है? सुहानी अब मन ही मन पछताने लगती है। मीट पर श्रेया की हालत इससे भी विपरीत थी। वो इस बात से बहुत ही ज्यादा खुश थी कि उसका अनुमान सही निकला। रवि ही वो व्यक्ति था जिसके बारे में वो सोचती थी। स्टेज पर जाने से पहले रवि ने का हाथ पकड़ लिया और उसे भी स्टेज की तरफ खींच लिया। स्वाति ये देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान थी कि आखिर रवि उसे स्टेज पर क्यों ले जा रहा था। वैसा क्यों कर रहा था? वो तो बस उसकी मदद करने यहाँ पर आई थी। उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करे और वो रवि को रोक भी नहीं सकती थी। वो बस रवि के पीछे पीछे चलने लगी। रवि को स्वाति के स्टेज पर ले जाने के पीछे एक बहुत बड़ा मकसद था। अगर वो स्वाति को पहले ही अपने साथ ले जाता तो उन लड़कियों का वहीं पर दिल तोड़ सकता था, ताकि कोई अपने मन में गलत अवधारणा पैदा न करे। स्वाति सच में बहुत ही ज्यादा सुंदर थी। अरे क्या वो मिस्टर अग्निहोत्री ही है? देखो वो स्टेज की तरफ बढ़ रहे हैं। एक लड़की ने तेजी से चिल्लाते हुए रवि और स्वाति की तरफ इशारा करते हुए कहा। सबकी नजर उसे तरफ बढ़ने लगती है।
हाँ, मुझे लगता है कि वही मिस्टर अग्निहोत्री है। पर यह क्या, उनके साथ तो एक बहुत ही सुंदर और हॉट लड़की है। क्या ऐसा हो सकता है कि उनकी पहले से ही कोई गर्लफ्रेंड है? एक दूसरी लड़की ने कहा। ये कहते हैं सभी लड़कियों का मुंह लटक जाता है। रवि इसके बाद सीधा स्टेज पर आ जाता है। रवि को स्टेज पर देख सुहानी अपना मुंह छिपाने लगती है। स्वाति बस रवि के पीछे ही खड़ी थी। वह देख पा रही थी कि किस तरह वहां की अमीर लड़कियां उसे बड़े ही गुस्से भरी नजरों से देख रही थी। वो समझ सकती थी कि वो सब ऐसा क्यों कर रही थी, पर स्वाति को ये देखकर बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा था। वो उन सभी लड़कियों की आंखों में जलन साफ देख सकती थी। हेलो, मैं जानता हूं कि आप में से कुछ लोग मुझे जानते भी हैं और कुछ लोगों ने मुझे आज पहली बार देखा है। मैं पिछले 10 सालों से एक गुमनाम जिंदगी जी रहा हूं, तो आप लोगों को मेरे बारे में शायद ही कुछ पता होगा और ना ही आपको ये पता होगा कि मैं पिछले 10 सालों से कहाँ था। पर ये सब अब मायने नहीं रखता। मायने अब ये रखता है कि आगे क्या होने वाला है। मैं अपने पिताजी का इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे इतना बड़ा काम दिया और मैं इसे बड़े ही कर्मनिष्ठा के साथ निभाने की कोशिश करूंगा और मैं उम्मीद करता हूं कि आप भी मेरी इसमें सहायता करेंगे। रवि ने अपने भाषण में बस इतना ही कहा और फिर मुड़कर वहां से जाने लगता है। रवि को अपने सिक्योरिटी टीम की तरफ से ये क्लियर आदेश दिया गया था कि वो स्टेज पर ज्यादा समय में बताएं, क्योंकि इससे उसकी जान को खतरा भी हो सकता था। रवि ने बस वही कहा और एक छोटा सा स्पीच देकर वहां से निकलने लगा। रवि जैसे ही स्टेज से नीचे चलने लगा तो उसके पैर लड़खड़ाने लगे। रवि को ऐसा लग रहा था मानो उसके सीने में कुछ चुभ गया था और उसे सीने में बहुत ही ज्यादा तेज दर्द होने लगा। उसके पैर अब लड़खड़ाने लगते हैं और वह धड़ाम से जमीन पर गिर जाता और उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है। स्वाति की एक चीख निकलती है, मिस्टर अग्निहोत्री। रवि जैसे ही जमीन पर गिरने लगता है, स्वाति आकर उसे पकड़ लेती है। रवि, क्या हो गया अचानक से? क्या तुम ठीक तो हो? स्वाति ने रवि से पूछा, पर रवि ने कोई जवाब नहीं दिया। खून, ये मिस्टर अग्निहोत्री के सीने से खून निकल रहा है। अचानक से अपना हाथ पर लगे खून को देखकर स्वाति चिल्ला पड़ी। क्या? सिक्योरिटी, जल्दी आओ, मिस्टर अग्निहोत्री को चेक करो, जल्दी। शो होस्ट जल्दी से चिल्लाया। जल्दी से रवि के पर्सनल गाइस रवि की तरफ दौड़े। अब रवि के सीने से बहुत ज्यादा खून निकलने लगा। ये देख स्वाति घबरा गई। पूरी पार्टी में अफरा तफरी मच गई। तारान का नारे, क्या हो गया? मिस्टर अग्निहोत्री को क्या हो गया? क्या वे ठीक तो है? सुहानी बोली। उसे ये सब समझने में देर नहीं लगी और ही अपनाने में भी देर नहीं लगी कि सच्चाई क्या थी। वो और श्रेया तेजी से रवि की तरफ भागी, पर सिक्योरिटी टीम ने उन दोनों को रोक लिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे रोकने की? क्या तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ? मैं रवि की गर्लफ्रेंड हूँ। हटो मुझे देखने को कि रवि को क्या हुआ है। सुहानी बोल पड़ी। उसने रवि पर हक जमाते हुए कहा। ये सुन श्रेया भी हैरान थी कि किस तरह रवि की बेइज्जती करने वाली सुहानी आज ऐसा बोल रही थी। तार सुहानी और श्रेया दोनों को ही घटना आगे नहीं जाने दिया। तारानकन, रवि आंखें खोलो अपनी, तुम्हें क्या हो गया है? स्वामी ने रोते हुए रवि से कहा। उसे रवि की बहुत ही ज्यादा चिंता हो रही थी। रवि को इसके बाद जल्दी से वहां से हॉस्पिटल के लिए रेफर कर दिया गया। इस वक्त पूरे बंगले को सील कर दिया गया। किसी को भी बाहर जाने की अनुमति नहीं दी गई। रवि अग्निहोत्री को किसी न गोली मारी थी। इस वक्त रवि को सिटी हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में शिफ्ट किया गया। आलोक को जैसे ही यह खबर मिली कि रवि को गोली लगी थी, वह भागते हुए अस्पताल पहुंच गया था। खन्ना साहब, चेक करो कि आखिर क्या हुआ। मुझे जल्द से जल्द इसके बारे में पूरी रिपोर्ट चाहिए। आपको पता है कि इस तरह पार्टी में हमला होना कितनी बड़ी बात है, वह भी रवि पर। आपको पता है ना कि अगर पिताजी को उसके बारे में पता चला तो वह क्या करेंगे? वो तुम सबको वहीं पर गोली मार देंगे। इसीलिए अच्छा होगा जल्द से उसका पता लगाओ जिसने रवि को गोली मारी है। आलोक ने रवि की सिक्योरिटी टीम के हेड प्रताप खन्ना से कहा। जी सर, हम उसके बारे में पता लगाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। जल्द से जल्द उसका पता चल जाएगा, खन्ना ने कहा। मुझे आज शाम से पहले पहले सारे गुनहगार मेरे सामने चाहिए। उन सभी को मैं अपने हाथ से मारूंगा और जिसने भी यह किया है उसके पूरे परिवार को खत्म कर दूंगा। उनकी हिम्मत कैसे हुई रवि पर इस तरह हमला करने की? आलोक ने गुस्से में पैर पटकते हुए कहा। उसे सच में बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। किसी ने अभी अग्निहोत्री पर हमला किया था, ये कोई छोटी बात नहीं थी। स्वाति इंस्पेक्टर रवि के इमरजेंसी वार्ड के बाहर खड़ी थी। वो आते जाते डॉक्टर से पूछ रही थी कि क्या रवि के बारे में कुछ बताया जा सकता है, पर डॉक्टर ने कुछ भी बताने से मना कर दिया, क्योंकि डॉक्टर को यह स्पष्ट कहा गया था कि रवि के बारे में अब से कोई भी जानकारी बाहर ना आ पाए, चाहे वो कोई भी क्या ना हो। इधर पूरी बेंगलुरु में बड़ी गंभीर स्थिति हो गई थी। आलोक ने बेंगलुरु की जितनी बड़ी बड़ी गैंग्स थी उनका सफाया करना शुरू कर दिया था। आलोक हर उस गैंग का पता लगाना चाहता था जो रवि पर हमला करवा सकती थी, और इसी के चलते आलोक ने कम से कम 1 घंटे के अंदर 7 से 8 गैंग लीडर्स को मार गिराया था और कई बड़ी बड़ी गैंग को मिटा दिया था। ऐसा लग रहा था कि मानो आज बेंगलुरु में मौत का तांडव चल रहा हो। आलिक ऐसे किसी भी व्यक्ति को माफ नहीं करना चाहता था जो इस हमले में इन्वॉल्व था, चाहे वो कोई भी हो। आखिर यह हमला अग्निहोत्री परिवार के सबसे बड़े बेटे पर हुआ। इधर जल्द दीजिए खबर आलोक तक पहुंच जाती है कि रवि को किसी ने पार्टी के अंदर गोली मारी थी और यह गोली किसी साइलेंसर वाली बंदूक से मारा गई थी।
इधर होटल ब्लू जे के सबसे ऊपरी मंजिल में अचानक श्री वासुदेव अग्निहोत्री की फोन पर एक कॉल आता है। जिस नंबर से कॉल आया था उस नंबर को देखकर वासुदेव अग्निहोत्री की भौहें सिकुड़ जाती है और जल्द से जल्द डॉक्टर की पूरी टीम को वहां से बाहर भेज देता। हेलो मिस्टर अग्निहोत्री, कैसा लगा मेरा तोहफा? कॉल पर सामने से एक बड़ी भारी आवाज आती है। मुझे ये पहले ही समझ जाना चाहिए था कि यह सब तुम्हारा काम है। तुम्हें क्या लगता है कि हम तुम्हें ढूंढ नहीं पाएंगे? अगर रवि को तुम्हारी पूरी सच्चाई पता चली ना तो वह तुम्हें तुम्हारे परिवार सहित खत्म कर देगा। मैंने आज तक उसको तुम्हारी सच्चाई नहीं बताई ताकि वो कोई गलत कदम ना उठा ले, पर क्या लगता है कि रवि को अपने आप ही सच्चाई के बारे में पता नहीं चलेगा? तुम अपने बुरे दिन गिनना शुरू कर दो मिस्टर रणवीर भाटिया, वासुदेव ने एक धीमी आवाज में कहा। उनके चेहरे पर एक अजीब सा भाव भी देखा जा सकता था। मुझे इस बात की कोई फिक्र नहीं है कि आपका बेटा मुझे ढूंढता है या नहीं, पर एक बात जरूर याद रखना कि मेरे पास वो चीज है जिसके बल पर मैं तुम्हारे बेटे को अपनी उंगलियों पर नचा सकता हूँ। तुम तो जानते ही हो कि वो क्या है, रणवीर भाटिया ने कहा और फिर कॉल कट कर दिया। उसकी की यह बात सुनकर वासुदेव अग्निहोत्री के चेहरे पर एक बड़ा ही गंभीर भाव आ जाता है। इधर सिटी हॉस्पिटल में रवि का ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। डॉक्टर ने बताया कि उसे जल्दी होश आ जाएगा, क्योंकि उसको जो गोली लगी थी वो हॉट के एकदम नीचे लगी थी। अगर गोली को थोड़ा ऊपर मारा जाता तो रवि बच नहीं पाता। इधर पार्टी में अभी भी चेकिंग जा रही थी। इतने में श्रेया और सुहानी की भी चेकिंग की बारी आई, पर सुहानी ने चेकिंग करवाने से मना कर दिया क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि वो रवि की गर्लफ्रेंड है और उसकी चेकिंग करना बिल्कुल सही बात नहीं है। पर श्रेया ने इसके लिए बिल्कुल भी मन नहीं किया। वो नहीं चाहती थी कि रवि की सिक्योरिटी में फिर से कोई रिस्क आए। इसके बाद सबसे पहले एक लेडी गार्ड ने सुहानी को चेक किया और फिर श्रेया को। इतने में लेडी गार्ड श्रेया का बैग चेक करने के लिए आगे बढ़ी। श्रेया ने बिना किसी हिचकिचाहट से अपना बैग दे दिया। सर, ये यहाँ है, मुझे साइलेंसर वाली गन मिल गई है, यह इस मैडम की बैग में मिला है, इस लेडी गार्ड ने सिक्योरिटी गार्ड टीम हेड को कहा। ये कहते ही पूरी टीम अलर्ट हो जाती है और तेजी से श्रेया की तरफ मुड़ जाती है। ये देखकर श्रेया बहुत ही ज्यादा डर जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। उसकी बैग में ये गन कहाँ से आई? मिस श्रेया, अब आपको हमारे साथ चलना होगा। हमें आपको मिस्टर आलोक के पास ले जाना होगा, सिक्योरिटी टीम के हेड ने श्रेया से कहा। नहीं, मेरा यकीन कीजिए, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मुझे नहीं पता कि मेरे बैग में ये गन कहाँ से आई, और मैं रवि की सबसे अच्छी दोस्त हूँ और मैं कॉलेज टाइम से उसके साथ रही हूँ। मैं भला उसको मारने का एक कोशिश क्यों करूंगी? श्रेया ने गार्ड को समझने की कोशिश करते हुए कहा। श्रेया को पता था कि अगर उसे कहीं और ले जाया गया तो अग्निहोत्री परिवार उसे छोड़ेगा नहीं। उसे पता था कि रवि अग्निहोत्री पर हमला करने का अंजाम कितना बड़ा हो सकता था। मैडम, हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। हमें आलोक सर ने क्लियर निर्देश दिए हैं कि जिसके पास भी गन मिले उसे तुरंत उनके सामने पेश किया जाए। वह आपके साथ जो करना चाहेंगे वो उन पर निर्भर करता है। आप चाहे मिस्टर रवि की दोस्त हैं या ना है, हमें उनसे कोई मतलब नहीं है, सिक्योरिटी टीम के हेड ने कहा और फिर तुरंत कुछ गार्ड को इशारा किया। वो गार्ड तेजी से आगे बढ़े और श्रेया को पकड़कर बाहर ले आए। श्रेया के पापा भी कोशिश कर रहे थे कि वह अपनी बेटी को बचाए, पर वो कुछ भी करने की हालत में नहीं थे। अगर उन्होंने अग्निहोत्री परिवार के खिलाफ कुछ भी कहा तो उनके पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया जा सकता था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर श्रेया के बैग में गन कहाँ से आई। वो जल्द से जल्द रवि से मिलकर इस बारे में बात करने चाहते थे। उन्हें पता था कि रवि पक्का श्रेया की बात पर भरोसा करेगा। इधर हॉस्पिटल में रवि को भी जल्दी होगा जाता है। इस वक्त रवि के वार्ड में आलोक और रवि का फाइनेंशियल एडवाइजर सिर्फ दो ही लोग थे और रवि के होश में आने का इंतजार कर रहे थे। रवि, डॉक्टर, रवि को होश आ गया है, जल्दी आओ, आलोक चिल्लाया। आलोक की आवाज सुन डॉक्टर्स की एक पूरी टीम वार्ड के अंदर आई। कुछ देर तक डॉक्टर ने रवि का चेकअप किया। मिस्टर आलोक, मिस्टर अग्निहोत्री की तबीयत एकदम सही है। ऑपरेशन के 2 घंटे बाद ही इनको होश आ गया है। इन्हें शाम तक डिस्चार्ज भी कर दिया जाएगा। हम अपनी डॉक्टर की एक पूरी टीम आपके साथ भेज देंगे ताकि वो मिस्टर रवि का ख्याल रख सके, सीनियर डॉक्टर ने आलोक से कहा। सीनियर डॉक्टर की यह बात सुनकर आलोक की सांस में सांस आई। वो ये सुनकर बहुत ही खुश था कि रवि की तबीयत अब सही थी। इतने में वार्ड का दरवाजा खुलता है और सिक्योरिटी टीम का हेड अंदर आता है। क्या हुआ मिस्टर खन्ना, मैंने आपको जो काम दिया वो हुआ या नहीं? आलोक ने पूछा। जी सर, हमने उस गन को ढूंढ लिया है जिससे रवि सर को गोली मारी गई थी और उसे भी जिसने मिस्टर रवि को गोली मारी थी, खन्ना ने कहा। बहुत बढ़िया काम किया मिस्टर खन्ना आपने। मैं कुछ देर में आता हूँ, मुझे भी देखना है कि आखिर किसकी इतनी हिम्मत हुई जिन्होंने रवि अग्निहोत्री पर चलने का हमला करने की कोशिश की। उसकी मैं क्या हालत करूंगा कोई नहीं सोच सकते, आलोक ने गुस्से से कहा। इस वक्त रवि को भी होश चुका था। उसने जब सुना कि उसकी गोली मारने वाले का पता लगे हैं तो वह भी आलोक की तरफ देखने लगा। वह भी जानना चाहता था कि आखिर उसको गोली मारने वाला कौन था। सर, एक और बात थी जो मुझे आपको बतानी थी, खन्ना ने कहा। वो ये बात बताने से डर रहा था कि कहीं ये सुनकर आलोक को गुस्सा ना आ जाए। जी बोलिए मिस्टर खन्ना, क्या बात है? आलोक ने कहा। दरअसल बात यह है आलोक सर की, जिस अटैकर को हमने पकड़ा है उसका कहना है कि वो मिस्टर रवि को जानती है। उनका ये भी कहना है कि वो रवि की बहुत अच्छी दोस्त है
उनका ये भी कहना है कि उन्होंने रवि को गोली नहीं मेरी किसी ने उनको फंसाने की कोशिश की है, पर मुझे लगता है कि वो बचने के लिए बहाना बना रही है, खन्ना ने कहा। रही है का क्या मतलब है, क्या वो लड़की है? आलोक ने हैरानी से पूछा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई लड़की भी इतनी हिम्मत कर सकती है। जी सर, खन्ना ने कहा। क्या नाम है उसका? आलोक ने पूछा। जी उसने अपना नाम श्रेया बताया है। उनका ये भी कहना है कि मिस्टर रवि उनके साथ कॉलेज में पढ़ते थे, खन्ना ने कहा। खन्ना की यह बात आलोक ने तुरंत रित्ती की तरफ देखा। खन्ना की यह बात सुनकर रवि के चेहरे के भाव बदल गए। श्रेया का नाम सुनकर ऐसा तो होना ही था। खन्ना की बात सुन रवि चौंक जाता है। वो श्रेया की बात कर रहा था। रवि तो पता था कि श्रेया ऐसा कभी भी नहीं करेगी। वो उसे इस तरह चोट पहुंचाने की कोशिश भी नहीं करेगी। उसे पता था कि उन्हें कोई गलतफहमी हुई होगी। मिस्टर खन्ना, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं सुनना। आपको पता है ना कि जो क्रिमिनल होता है वही इस तरह के बहाने देता है। मुझे उससे अभी के अभी मिलना है। मैं उसे सबक सिखाऊंगा अपने तरीके से, आलोक ने कहा कर खन्ना के पीछे पीछे बाहर जाने लगा। रुक जाओ आलोक, रवि ने धीरे से कहा। ये कहते हुए उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था और वह कैसे भी करके श्रेया को चोट पहुंचाने नहीं चाहता था। उसे पता था कि आलोक श्रेया के साथ कुछ भी गलत कर सकता था। आलोक रवि पर इस तरह के हमले को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करने वाला था, और जो भी उसके सामने आने वाला था वो उसकी क्या हालत करता ये रवि को अच्छे से पता था। रवि की यह बात सुनकर आलोक पीछे मुड़ गया। वह हैरान था कि रवि इतना जल्दी बोलने के लायक हो गया था, पर वह इस बात से खुश था कि रवि अब पूरी तरह से खतरे से बाहर था। वो चलते हुए वापस रवि के पास आ गया। तुम श्रेया को कुछ भी नहीं करोगे? रवि ने आलोक से धीरे से कहा। तारांकन पर क्यों रवि? उस लड़की ने तुम्हें मारने की कोशिश की है, उसे इसकी सजा मिलनी चाहिए, आलोक बोला। नहीं, श्रेया ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती। मुझे उस पर पूरा भरोसा है। ये किसी और का काम है और तुम्हें इसका पति लगाना होगा। इस वक्त में श्रेया की यहां से जाने देना होगा, उसकी गारंटी मैं लेता हूं, रवि ने कहा। पर आलोक रवि के इस ऑर्डर के आगे कुछ भी नहीं बोल पाया। उसे वैसा ही करना था जैसा रवि ने उससे कहा था। मिस्टर खन्ना, श्रेया और उसके परिवार को यहां से जाने दी। रवि की यहां से घर ले जाने का इंतजाम करो, आलोक ने कहा। जी सर, मिस्टर खन्ना ने कहा और फिर वहां से चला गया। करीब 1 घंटे बाद अस्पताल के पास वाले रनवे पर एक प्राइवेट प्लेन लैंड होता है। ये प्राइवेट प्लेन रवि को यहां से ले जाने के लिए आया था। आलोक रवि की सिक्योरिटी में रत्ती भर भी चूक नहीं होने देना चाहता था। उसे पता था कि रवि आइडेंटिटी रिवील करने के बाद रवि की जान को खतरा और भी बढ़ गया है, इसीलिए उसे रवि की सुरक्षा में इजाफा करना होगा। आलोक रवि की अग्निहोत्री परिवार के प्राइवेट आइलैंड पर ले जाना चाहता था, जहां पर पूरा अग्निहोत्री परिवार रहता था। वहां की सिक्योरिटी इतनी टाइट थी कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। अग्निहोत्री परिवार तक भी यह खबर पहुंच जाती है कि रवि अग्निहोत्री पर हमला हुआ था। अग्निहोत्री परिवार के कई बड़े सदस्य एक बात से नाराज भी थे कि रवि की सिक्योरिटी में कोताही बरती गई। रवि उनके पूरे परिवार का इस वक्त हेड था। पूरे परिवार में बस उसके ही ऑर्डर फॉलो किए जाने थे। भला इतने इंपॉर्टेंट व्यक्ति की सिक्योरिटी में इस तरह की चूक कैसे हो सकती थी? जल्दी रवि का प्राइवेट प्लेन आइलैंड पर पहुंच जाता है। यह आइलैंड सच में काफी बड़ा था। हिंद महासागर में काफी दूर स्थित है। आइलैंड काफी सालों से अग्निहोत्री परिवार का कर रहा है। ये किसी एक बहुत बड़ी सिटी से कम नहीं था, पर यह पूरा आइलैंड सिर्फ अग्निहोत्री परिवार का था। रवि की आइलैंड पर करीब 10 साल बाद आया था। रवि को व्हीलचेयर से प्राइवेट प्लेन से उतर जाता है और फिर रवि के प्राइवेट बंगले में शिफ्ट कर दिया जाता है। इस वक्त परिवार के किसी भी सदस्य को रवि से मिलने की अनुभूति हुई थी सिवाय आलोक के। परिवार का हर सदस्य इस वक्त रवि से मिलना चाहता था, पर किसी को भी इसकी अनुमति नहीं दी गई। 7 दिन बाद, 7 दिनों के अंदर रवि की हालत में काफी सुधार आ गया था। रवि का घाव भी काफी हद तक भर चुका था। रवि अब भी व्हीलचेयर से खड़ा होकर चलने के काबिल भी हो गया था। रवि ने आज 7 दिनों बाद बाहर की धूप देखी थी। आइलैंड का मौसम इस वक्त काफी गर्म था। चिलचिलाती धूप सीधे आइलैंड पर पड़ रही थी। आलोक ने रवि को अपने बंगले से बाहर निकालने के लिए मना किया था, पर रवि सच में बाहर जाकर घूमना चाहता था। वो 10 साल बाद आइलैंड को फिर से महसूस करना चाहता था। वो करीब 10 साल पहले यहाँ पर खेला कूदा करता था। यहाँ पर फिर से आकर रवि काफी इमोशनल हो गया था। रवि ने आइलैंड को देखने के लिए वहां पर पड़ी एक टी-शर्ट को पहना और फिर अपने बंगले से बाहर आ गया। इसके बाद आइलैंड पर घूमने लगा। इस हफ्ते से बीच का पानी बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा था। बीच पर पड़ रही सूरज की गर्मी रवि को अंदर से गर्माहट महसूस करवा रही थी। इतने में रवि को बीच पर ही पास में कुछ आवाज सुनाई देने लगी। रवि उस आवाज को ध्यान से सुनने लगा। मिहिर, मैंने सुना है कि मिस्टर अग्निहोत्री हमारे इस आइलैंड पर आए हुए हैं। क्या तुम मुझे उनसे मिलवाने नहीं ले जाओगे? मुझे सच में उन्हें देखना है। कल टीवी पर कोई भी उनका चेहरा नहीं देख पाया था। मुझे सच में उनसे मिलना है। एक लड़की की आवाज आई। निशा बेबी, तुम्हें पता है ना कि इस वक्त रवि से किसी को मिलने की अनुमति नहीं है? तुम्हें पता है ना कि रवि कितना पावरफुल है और उसके आसपास किसी को भी आना अलाउ नहीं है? मिहिर ने उस लड़की से कहा जिसका नाम निशा था। तारांकन, मिहिर, तुमने मुझे बताया तो था कि तुम रवि को अच्छे से जानते हो, तो फिर तुम मुझसे मिलवा क्यों नहीं सकते? निशा बोली।
तारानकन अरे बेबी, रवि ने जब भी आइलैंड छोड़ा था तब मैं सिर्फ 5 साल का था और रवि 6 साल का। वासुदेव अंकल ने रवि को आइलैंड से निकाल दिया था, तब से मैं रवि से नहीं मिला हूँ, मेहर ने कहा। मेहर वासुदेव अग्निहोत्री के सबसे छोटे भाई का बेटा था। इतने में रवि जो ये सब बातें पीछे खड़े होकर सुन रहा था तो उसे एक तेज छींक आ जाती हूँ। कौन है वहां? मेहर पीछे मुड़कर जोर से चिल्लायोवी की छींक की आवाज सुन मेहर तुरंत पीछे मुड़ जाता है। कौन हो तुम और यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या तुम हम दोनों पर नजर रख रहे थे? और तुम किसके नौकर हो? मेहर ने रवि की गंदी शर्ट को देखते हुए कहा। नहीं नहीं, वो तो मैं बस यहीं पर ऐसे। रवि को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या बोले। वो सच में उनकी बातें चुप चुप कर सुन रहा था, पर रवि को इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था कि मेहर ने उसे नौकर कहा था। क्या उसने उसे नहीं पहचाना था? तारानकन नहीं, मुझे लगता है कि यह मुझे घूर रहा है। निशा में रवि की तरफ घृणा भरी नजर से देखते हुए। इस वक्त उसने बहुत ही छोटे कपड़े पहने थे, इसलिए उसे लगा कि रवि उसे घूर रहा था। तेरी अब खैर नहीं, तेरी हिम्मत कैसे हुई निशा को गंदी नजरों से देखने की? मेहर बोला। मेहर की यह बात सुनकर रवि ने अपना सर पिट लिया। निशा सच में खूबसूरत थी। घर रवि का उसको देखने का कोई मतलब नहीं बनता। क्या नाम बताया तुमने अपना? रवि ने निशा को देखते हुए कहा। निशा, क्यों तुम मेरी कंप्लेंट करने वाले हो? तुम जानते नहीं कि मैं मेहर अग्निहोत्री की गर्लफ्रेंड हूँ? और मेहर का भाई कौन है तुझे पता है? वो इस पूरे आइलैंड का मालिक है जहां पर तुम काम करते हो, निशा बोली। निशा की ये बात सुन रवि मुस्कुरा दिया। तारानकन भाई, तुम कहाँ हो? इतने में पीछे से आलोक की आवाज आई जो उनकी तरफ भी बढ़ रहा था। जब मेहर आलोक के मुंह से भाई शब्द सुना तो उसे लगा कि वो उसे पुकार रहा था। हालांकि आलोक ने मेहर को पहले इस नाम से कभी नहीं पुकारा था, इसीलिए वह हैरान जरूर था। तारानकन, क्या चल रहा है? तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? आलोक ने मेहर से कहा। नहीं आलोक भाई, कुछ नहीं, मैं तो बस यहाँ पर बीच एंजॉय कर रहा था, मेहर बोला। जब निशा ने मेहर के मुंह से आलोक का नाम सुना तो वह थोड़ी हैरान रह गई। उसके सामने अग्निहोत्री परिवार का दूसरा बेटा खड़ा था। उसका पद भी रवि से कोई छोटा नहीं था। मेहर ने निशा को बताया था कि पूरे अग्निहोत्री एम्पायर में रवि के बाद आलोक ही सबसे ज्यादा पावरफुल है। अगर वो रवि से नहीं मिल पाई तो क्या हुआ, वो आलोक से तो मिल सकती थी। हेलो मिस्टर आलोक, मैं निशा। निशा ने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा। आलोक ने भी एक स्माइल के साथ हाथ मिलाया और फिर रवि की तरफ मुड़ गया। भाई, ये लड़का कौन है? क्या आपने इसे काम पर रखा है? पर आलोक भाई, ये लड़का बिल्कुल ठीक नहीं है। ये मेरी गर्लफ्रेंड को गंदी नजरों से घूर रहा था। इस नौकर। मेहर अपना वाक्य पूरा कर पता इससे पहले ही आलोक के उसे खींचकर थप्पड़ रसीद दिया। अपनी जवाब संभाली, नहीं तो काट ली जाएंगी, आलोक ने मेहर के बाल पकड़ते हुए कहा। क्या क्या हो गया आलोक भाई? प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझसे क्या गलती हो गई है? आलोक का इतना गुस्सा देखकर मेहर की हालत खराब हो गई। तारानकन, क्या हो गया? तेरी अभी भी हिम्मत हो रही है तो मेरे सामने बोल रहा है? तुझे पता है कि जो व्यक्ति इस वक्त तुम्हारे सामने खड़ा वो कौन है? वो रवि अग्निहोत्री है। तेरी हिम्मत कैसे हुई रवि को इस तरह बोलने की? मैं तुम दोनों की जबान खींच लूंगा और तुम इस आइलैंड पर फिर से कभी कम नहीं रख पाओगे, याद रखना। आलोक ने मेहर को फिर से 3-4 थप्पड़ लगाते हुए कहा। आलोक की यह बात सुनकर मेहर के पूरे शरीर पर पसीने आने लगे। ऐसा लग रहा था कि मानो उसे 440 वोल्ट का कोई झटका पड़ा था। जिस व्यक्ति के बारे में वह ये बोल रहा था वो और कोई नहीं बल्कि रवि था। वो सच में रवि को भी नहीं पहचान पाया था जिसके साथ वो बचपन में खेला करता था। उसने धीरे से अपनी नजर मुझसे उठाई और रवि भी मेहर की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। मेहर को अब अपनी बातों पर बहुत ही ज्यादा पछतावा होने लगा। पहले उसने सोचा कि हो रवि को बहुत ही ज्यादा इंप्रेस करेगा और रवि के बहुत ही ज्यादा करीब आने की कोशिश करेगा, पर उसका पहले ही इंप्रेशन रवि पर गलत पड़ गया था। पर सबसे ज्यादा दुखी थी वो थी निशा। वो मेहर के सहारे रवि के करीब आना चाहती थी, पर उसने अपनी एक छोटी सी गलती की वजह से सब कुछ बर्बाद कर दिया था। उसने रवि पर उसको घूरने का इल्जाम लगाया था। अगर उसे पता होता कि वो रवि अग्निहोत्री तो वो रवि के सामने अपने कपड़े खोलने को भी तैयार हो जाती। सॉरी रवि, मुझसे गलती हो गई, मैं आपको पहचान नहीं पाया, मेहर ने रवि से कहा। ओह कम ऑन मेहर, तुझे क्या लगता है कि मैं इस बात से तुझसे नाराज हूँ? नहीं बिल्कुल भी नहीं, तू मेरा भाई है, मैं तुझे आखिर कैसे नाराज हो सकता हूँ? चलो आओ साथ में खाना खाते और बातें करते हैं, रवि ने मेहर से हंसते हुए कहा। हालांकि रवि को मेहर की यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई कि वो गरीबों को किसी नज़र से देखता है, पर उसने सोचा कि मेहर इसमें सुधार कर लेगा। रवि अपने सभी भाइयों के साथ मिलकर इस बिजनेस को आगे ले जाना चाहता था। मेहर उसके अंकल का लड़का था और रवि चाहता था कि वे सभी लोग मिलकर इस बिजनेस को आगे बढ़ाएं। इसीलिए उसने मेहर को माफ कर दिया, पर उसे निशा पर सच में बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसे पता था कि मेहर ने ये सब निशा की वजह से किया था। उसे पता था कि निशा कैसी लड़की है, वो बस पैसों के पीछे भागते हैं और वो इस जैसी लड़कियों से बहुत बार मिल चुका है। इसीलिए रवि को निशा बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। उसमें निशा को एक नज़र घूरे कर देखा। मेहर, तुम इस लड़की को मुझे सौंप दो, मुझे इसके साथ क्या करना है वो मैं देख लूंगा, तुम्हें इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? रवि ने कहा। नहीं नहीं रवि, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है,
आप जो चाहे निशा के साथ कर सकते हैं, मिहिर ने कहा और निशा को घूर कर देखा। निशा ने जब मिहिर का ये जवाब सुना तो उसे मिहिर पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया। निशा को बिल्कुल भी नहीं पता था कि रवि किस तरह का आदमी है, उसके साथ कुछ गलत करता है तो निशा कुछ भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि मिहिर तो रवि के सामने एक कुत्ते की तरह खड़ा था, हर बात मानने को तैयार। पर निशा को भी रवि के साथ कोई दिक्कत नहीं थी। अगर हुई उसके साथ कुछ भी गलत करता है तो यह निशा के लिए अच्छा ही होता। अगर वो इस तरह से रवि के करीब आ पाती है तो यह उसके लिए कितना बड़ा चेक पॉइंट होगा। यह कोई सोच भी नहीं सकता था वो रवि को अपने प्यार में फंसा सकती थी। आलोक, निशा को मेरे घर में नौकरानी का काम करने के लिए रख लो और अगले 1 महीने तक मेरे घर में कोई दूसरा नौकर काम नहीं करेगा। जितने भी सारे काम हो ये भी ये ही करेगी, रवि ने निशा को घूमते हुए कहा। रवि जानता था कि निशा इस वक्त क्या सोच रही थी, इसीलिए उसने निशा को झटका देने के लिए ये कहा। इस तरह एक अच्छी सजा दे सकता था। वो निशा जैसी लड़की को भला कैसे कैसे छू सकता था। रवि की यह बात सुनकर निशा को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया। उसने जैसा सोचा था रवि वैसा बिल्कुल भी नहीं किया था। उसे अब 1 महीने के लिए रवि के घर में काम करना था और वह भी अकेले। निशा की पता था कि रवि का बंगला कितना बड़ा हो सकता है और उसमें सफाई करने के लिए उसे घंटे मेहनत करनी पड़ेगी, और बाकी काम तो अलग थे। अब निशा को अपनी गलती पर बहुत ही ज्यादा पछतावा हो रहा था, पर वो कुछ कर भी तो नहीं सकती थी। अगर वो वहां से भागती तो कि कहां तक जाती। ये पूरा आइलैंड तो पानी से गिरा हुआ था। इसके बाद आलोक रवि को अपने बंगले में ले गया। उसने रवि के लिए पहले ही खाना लगा दिया था। आलोक के बंगले के अंदर टेबल पर बहुत सारे पकवान सजे पड़े थे। उन सभी पकवानों को देखकर रवि के मुंह में पानी आ रहा था। उसने आज कई दिनों बाद इस तरह के पकवान देखे थे, वो बस उन पर टूट पड़ना चाहता था। आलोक, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम मुझसे बहुत ही ज्यादा जलते हो, रवि ने खाने की टेबल पर बैठते हुए कहा। रवि की ये बात सुनकर आलोक ने हैरानी से रवि की ओर देखा। रवि किस बारे में बात कर रहा था? नहीं तो भाई, आपको ऐसा क्यों लगता है, उसने कहा। तुमने आज मेरे लिए इतने अच्छे पकवान बनवाए। तुम्हें लगता है कि मैं बहुत ही ज्यादा हैंडसम हूँ और सभी लड़कियां मेरी तरफ भी देखती है, इसीलिए तुम मुझे इतने पकवान मिलाकर मोटा करना चाहते हैं ताकि सभी लड़कियां तुम्हारी तरफ ही देखें, रवि ने हंसते हुए कहा। रवि की यह बात सुनकर आलोक भी हंस पड़ा। वैसे रवि, मुझे लगता है कि आपको अपने पहले प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर देना चाहिए। आपने इसके बारे में कुछ सोचा है या नहीं, आलोक ने कहा। तारांकन हो, मैंने अपने एक प्रोजेक्ट के बारे में सोचा है। मैं बेंगलुरु के बाहर एक मिनी सिटी स्थापित करना चाहता हूँ। ये पूरी प्राइवेट सिटी होगी जो अग्निहोत्री परिवार के अधीन होगी। मैं चाहता हूँ कि इस सिटी में हर तरह की सुविधा हो, मेट्रो से लेकर केबल कार तक हर सुविधा, बड़े बड़े होटल, पूल्स, रेस्टोरेंट्स, यूनिवर्सिटी, स्कूल और भी बहुत कुछ। साथ ही मैं बेंगलुरु के दूसरी ओर एक नई बस्ती बनाना चाहता हूँ जहाँ पर सभी घर पक्के होने चाहिए, जहाँ पर हम अनाथों और गरीबों के रहने का प्रबंध कर सके, रवि ने कहा। अरे वाह भैया, आपने तो ये बहुत ही अच्छा सोचा है। यहाँ से हम बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। जैसा कि आपने कहा कि यह एक प्राइवेट सिटी होगी तो हमको मुनाफा है कि बहुत ज्यादा होगा। साथ ही साथ हम एक चैरिटी क्लब की स्थापना करते हैं ताकि बस्ती के गरीबों की आगे भी मदद की जा सके, आलोक ने कहा। हाँ, मैं भी यही सोच रहा था, रवि बोला। ठीक है, तो आपको फाइनेंशियल जर विश्वनाथ नायर से इसके बारे में बात करनी चाहिए, जो आपको इसके रिलेटेड जितने भी फंड की जरूरत होगी इसकी गणना करते आपको बता देंगे, आलोक ने कहा। ठीक है, रवि ने कहा। वैसे भाई, मुझे आपको कुछ बताना था। आज शाम को लोगन हाउस में आज शाम को एक ऑक्शन है। मैं तो किसी काम से बाहर जा रहा हूँ, अगर आप जाना चाहे तो जा सकते हैं, आलोक ने कहा। आलोक की यह बात सुनकर रवि ने सेवा की उसे ऑक्शन में जाना चाहिए। रवि ने सोचा कि ऑक्शन में उसे कुछ ऐसा पसंद आ जाए जो वो खरीद सके। ठीक है आलोक, मैं इसके बारे में सोचूंगा, रवि ने कहा। शाम की करीब 7 बजे रवि लोगन का ऑक्शन हाउस पहुंच जाता है। ऑक्शन हाउस काफी सुसज्जित था। ये ऑक्शन हर 4 सालों में एक बार होता था, जहां पर विश्व की बहुत सी कीमती वो रेयर आइटम्स की नीलामी होती थी। अतः कई रिच लोग यहां पर नीलामी में आए थे। रवि भी इस वक्त फंक्शन में आ गया। रवि इस वक्त सामान्य दिनों से कुछ ज्यादा ही हैंडसम लग रहा था, इसलिए रवि को अचानक से पहचान पाना थोड़ा मुश्किल था और ऑक्शन हाउस में कोई अपने सपने में भी यह नहीं सोच सकता था कि रवि अग्निहोत्री इस ऑक्शन में आ सकते हैं। रवि जब ऑक्शन हाउस के हॉल में पहुंचा तो पाया कि वहां पर लगभग सभी सीट्स पहले से ही बुक थी। अतः रवि ऑक्शन हॉल के सबसे पीछे की सीट पर जाकर बैठ गया। कुछ ही देर में ऑक्शन शुरू हो गया। रवि इस वक्त कुछ ज्यादा ही पीछे बैठ गया था, इसीलिए सामने के लोगों ने रवि पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। अगर वो लोग रवि को ध्यान से देखें तो वो सभी को पहचान सकते थे। एक्शन में नीलामी होने वाली शुरुआती कुछ चीजों में रवि को बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। रवि देख सकता था वे सब चीजें रवि के किसी काम की नहीं थी, पर तभी ऑक्शन हॉल के मंच पर कुछ ऐसा लाया गया है जिसे देखकर रवि चौंक गया। रवि को इस चीज के यहाँ पर होने की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। इस वक्त ऑक्शन हाउस में जिस चीज को नीलामी के लिए लाया गया था वो कुछ और नहीं बल्कि ओपेनहाइमर ब्लू डायमंड रिंग थी। रवि ने इस रिंग के बारे में बहुत दिनों पहले पढ़ा था। वो ये रिंग अक्षिता को देना चाहता था। उसे पता चला कि पूरी दुनिया में ये बस एक ही रिंग है और इसे अगले कुछ महीनों में नीलामी के लिए रखा जाएगा।
रवि को उम्मीद नहीं थी कि उसे ये चीज इस ऑक्शन में मिल सकती थी। रवि से किसी भी हालत में खरीदना चाहता था। रवि को पता था कि इस रिंग में लगा हुआ हीरा कितना अनमोल है। ये दुनिया का सबसे रेयर हीरा है। अब तक इस हीरे के पास कुछ ही अंश है और यह रिंग उनमें से एक थी। इस रिंग में लगे हुए इस हीरे की यह खासियत थी कि यह दिखने में तो ब्लू दिखता है, पर जब इसे सूरज की बहुत तेज रोशनी में ले जाया जाता है तो इसका कलर एकदम काला और चमकदार हो जाता है। रवि इस रिंग को तब खरीदना चाहता था जब उसकी अक्षता से शादी हुई, पर उस वक्त उसे ये रिंग मिल नहीं पाई थी। आज वो किसी भी हालत में इसे खरीदना चाहता था। ऑक्शन हाउस में इस रिंग की नीलामी की बोली 300 करोड़ से शुरू हुई और 450 करोड़ तक पहुंच चुकी थी। जैसा रवि को उम्मीद था वैसा ही हुआ। इस रिंग को यहां पर हर कोई खरीदना चाहता था, पर रवि इस रिंग को किसी भी हालत में नहीं छोड़ना चाहता था, चाहे इसे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। 450 करोड़ 1.450 करोड़ 2 500 करोड़। ऑक्शन आगे कुछ बोलते ही वाला था कि इतने में पीछे से किसी की आवाज आई। किसी ने सच में इस रिंग के लिए 500 करोड़ की बोली लगा ली थी। सभी लोग पीछे रवि की तरफ देखने लगे, पर रवि इस वक्त थोड़े अंधेरे में बैठा हुआ था। ऑक्शन हाउस की लाइट्स पहले ही बंद कर दी गई थी ताकि देखने वाले मंच पर सभी चीजों को अच्छे से देख सके। इसलिए रवि जहां पर बैठा था वहां पर थोड़ा अंधेरा ज्यादा था। इसीलिए पीछे से जिस व्यक्ति ने 500 करोड़ की बोली लगाई थी उसे कोई भी देख नहीं पा रहा था। कौन हो सकता है ये? डैड, मुझे किसी भी हालत में ये रिंग चाहिए, विनय ने अपने पापा रुद्रदमन से कहा। रवि से पहले 450 करोड़ की बोली लगाने वाला और कोई नहीं बल्कि रुद्रदमन सिंह था। वो ये रिंग अपने इकलौते बेटे के लिए खरीदना चाहता था। अरे बेटा, तुम चिंता मत करो, आज इस रिंग को हम ही खरीद कर रहेंगे, रुद्रदमन ने कहा। ओके, हमारे बीच एक नई बोली आई है, 500 करोड़ की, ऑक्शनियर ने कहा। 510 करोड़, रुद्रदमन ने कहा। 600 करोड़, रवि बोला। सब लोगों ने अचानक से फिर से पीछे की तरफ देखा। कवि ने बस एक सेकंड में बोली की कीमत को 90 करोड़ बढ़ा दिया था। आखिर कौन हो सकता था इतना अमीर? किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर उन लोगों को यह पता था कि इस ऑक्शन में कोई फेक बोली लगाने वाला नहीं आ सकता था, क्योंकि इस क्रिया में व्यक्ति का बैंक बैलेंस और उसकी पहचान देखकर ही उसे एंट्री दी जाती थी। इसीलिए इस वक्त इस हॉल में बैठा हर व्यक्ति इतना तो अमीर था वो इस ऑक्शन में कुछ चीजों की नीलामी पर बोली लगा सके। इसीलिए किसी को भी इस बात पर डाउट नहीं था कि जो व्यक्ति पीछे बैठा था वो 600 करोड़ की चीज को खरीद सकता था। 600 करोड़ की बोली को सुनकर अब तो रुद्रदमन को भी पसीने आने लगे। उसने सोचा कि उसे ये 500 करोड़ के नीचे नीचे रिंग मिल सकती थी। जब उसने 510 करोड़ की बोली लगाई थी तब भी उसने कुछ ज्यादा ही सोचा था, पर अब तो सामने वाले ने सीधा 600 करोड़ की बोली लगा दी थी। अब उसे क्या करना चाहिए था उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। 610 करोड़, 700 करोड़। रुद्रदमन की बात खत्म होने से पहले ही रवि ने अपनी बोली लगा दी। इस बात से वहां पर हॉल में बैठे हर व्यक्ति की हालत खराब हो गई। आखिर इतना कौन अमीर है जो आज इस ऑक्शन में आ गया था? हालांकि इस ऑक्शन में बेटा हर व्यक्ति अमीर था, पर इतना अमीर नहीं कि हो एक ही वक्त में 700 करोड़ रुपए उड़ा सके। अब तो रुद्रदमन को भी पसीने आने लग गए। वो अब आगे कुछ भी नहीं बोल सकता था। उसकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो 710 करोड़ की बोली लगा सके। रुद्रदमन भले ही बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, पर वो एक दिन के लिए इतने पैसे बिल्कुल भी खर्च नहीं कर सकता था। पर रवि के लिए 700 करोड़ खर्च करना कितना सिंपल था कि मानो वो अपने जेब से 10 रुपए निकल रहा हो। अग्निहोत्री परिवार का बिजनेस बस कुछ ही सेकंड्स में 700 करोड़ का बिजनेस कर लेता था, तो ये रवि के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। 700 करोड़, 1, 700 करोड़ 2 एंड 700 करोड़ 3। तो आज इस ओपन टाइमर न्यू डायमंड रिंग की बोली लगी है, जिसे 700 करोड़ में खरीदा है। वो मिस्टर अक्षनर जबान उसके गले थी अटक गई। जब उसने अपने लैपटॉप में रवि अग्निहोत्री का नाम था तो उसकी तो हालात ही खराब हो गई। वो देख पा रहा था कि रवि ने इस रिंग का बस कुछ ही सेकंड्स पहले पेमेंट किया था और अपना नाम रवि अग्निहोत्री बताया था। क्या वे वही हो सकता था जो वो सोच रहा था? क्या अग्निहोत्री ग्रुप का शो आज ऑक्शन हॉल में आए थे और उन्होंने ही इस रिंग को खरीदा था? उस ऑप्शन में बैठा हर कोई व्यक्ति यह जानना चाहता था कि इस रिंग को किसने खरीदा था। देवियों और सज्जनों, आज इस ऑक्शन हाउस के तो भाग्य ही खुल गए। मुझे आप सभी को ये बताते हुए बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही है कि आज इस ब्लू रिंग को खरीदने वाले और कोई नहीं बल्कि मिस्टर रवि अग्निहोत्री है, ऑक्शनर ने कहा। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। 314। रवि बोली लगाने के तुरंत बाद वहां से निकल गया। वो पब्लिकली सबके सामने नहीं आना चाहता था। उसे आलोक ने ये करने के लिए मना किया था, क्योंकि इससे उस पर दोबारा हमला होने का खतरा था। पर इस वक्त रवि और ज्यादा गुप्त नहीं रहना चाहता था। उसे पता था कि अगर वो इस तरह छुपता रहा तो उसका बिजनेस कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसके लिए उसे पूरी दुनिया के सामने अपनी ताकत दिखानी ही होगी। रवि के पास अपना एक खुद का बिजनेस प्लान था। रवि को अपने इस प्रोजेक्ट पर पूरा भरोसा था। वो एक फ्यूचर सिटी बनाना चाहता था जो एकदम आधुनिक हो। आलोक ने उसे बताया था कि उसे विश्वनाथ नायर से मिलकर बात करनी चाहिए, पर नायर इस वक्त इस आइलैंड पर नहीं थे। रवि ने अपना फोन निकाला और विश्वनाथ नायर को कॉल लगाया। वो नायर को इस आइलैंड पर बुलाना चाहता था। विश्वनाथ नायर ने रवि को बताया कि वो अगले दिन ही सही से मीटिंग के लिए आइलैंड पर पहुंच जाएगा।
विश्वनाथ नायर से बात करने के बाद रवि ने अपना फोन निकाला। रवि को याद था कि उस दिन पार्टी हॉल में स्नेहा उसके साथ थी, परंतु उसके बाद से उसकी स्नेहा से बात नहीं हुई थी। रवि ने अपना फोन स्विच ऑन किया। फोन के खुलता ही रविंद्र देखा कि उसके पास पिछले 7 दिनों में 100 से ज्यादा कॉल आ चुके थे। श्रेया, सुहानी, स्नेहा और भी कई लोगों के जिन्हें रवि पहले किसी तरह जानता था। रवि ने सबसे पहले श्रेया को कॉल किया। वह देखना चाहता था कि क्या श्रेया ठीक है। उसे याद था कि जब उसे होश आया था तब आलोक ने श्रेया को रवि पर हमला करने के इल्जाम में पकड़ा था। रवि को पता था कि श्रेया ने ऐसा नहीं किया था। रवि को तो पता था कि श्रेया बाकी लड़कियों की तरह नहीं है। श्रेया का ड्राइवर होने के बाद भी श्रेया ने रवि के साथ हमेशा एक दोस्त की तरह व्यवहार किया था। रवि भी उसे अपनी अच्छी दोस्त मानता था, इसीलिए उसने उसे 3 बार बचाया था। हेलो रवि, कहाँ हो तुम? क्या तुम ठीक हो? तुम्हारी चोट कैसी है? फोन उठाते ही श्रेया ने सवालों की जड़ी लगा दी। श्रेया, मैं ठीक हूँ। मैं इस वक्त बेंगलुरु से बाहर आया हुआ हूँ। कहाँ पर यह मैं नहीं बता सकता। वैसे क्या तुम ठीक हो? आलोक ने तुम्हारे साथ कुछ गलत तो नहीं किया? रवि ने पूछा। नहीं नहीं मिस्टर आलोक, में तो उल्टा मेरी सिक्योरिटी के लिए कुछ आदमियों को यहाँ पर रखा, जब तुमने उन्हें बताया कि मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, श्रेया ने रवि से कहा। ठीक है श्रेया, मैं तुमसे जल्दी मिलता हूँ। तुम्हें अगर मेरी किसी भी मदद की आवश्यकता हो तो मुझे जरूर कॉल करना, रवि ने कहा। ठीक है, श्रेया ने कहा और फिर कॉल कट कर दिया। श्रेया से बात करने के बाद रवि ने स्नेहा की कॉल किया, जिसने उसे बताया कि वो इस वक्त रवि के BMW शोरूम में है, जिसकी वो CEO थी। स्नेहा से बात करने के बाद रवि अपने बेड पर लेट किया। रवि को अक्षिता की याद आ रही थी। रवि अक्षिता से बात करना चाहता था, पर उसने नहीं की। उसे पता था कि अगर उसने अक्षिता से बात की तो अक्षिता को उसकी याद आएगी और वह सर्जरी से मना कर सकती थी। रवि ने अक्षिता को बड़ी मुश्किल से उस सर्जरी के लिए मनाया था। अब वो फिर से अक्षिता को नहीं मना पाएगा, इसीलिए उसने अक्षिता से बात नहीं की, क्योंकि अक्षिता की सर्जरी में अभी भी काफी वक्त था। इतने में रवि को अपने बंगले में कुछ आवाज आने लगी। इस वक्त वहां पर मेहुल की गर्लफ्रेंड जो नीचे साफ सफाई कर रही थी, उसके अलावा कोई भी नहीं था। तो आखिर यह वजह कहां से आ रही थी? रवि को ऐसा लग रहा था मानो बाहर से एक साथ कई लोग बंगले में आए थे। रवि इस वक्त अपने बंगले के ऊपर वाले फ्लो में था। आवाज सुन रवि अपने रूम से बाहर आया। नीचे देखने पर पता चला कि हॉल में इस वक्त कुछ लड़कियां और लड़के आए हुए थे। निशा वहां पर नहीं थी, वो काम करके चली गई थी। रवि को समझ नहीं आ रहा था कि वो सभी उसके बंगले में क्या कर रहे थे। नियाश, ये बंगला सच में अद्भुत है। तुम्हें लगता है कि अगर हम यंग मास्टर के बंगले में पार्टी करेंगे तो वो कुछ नहीं कहेंगे? सारा नाम की लड़की बोली। अरे सारा, तुम चिंता मत करो। आलोक इस वक्त किसी काम से बाहर गए हैं और मुझे नहीं लगता कि यंग मास्टर रवि इस आइलैंड पर होंगे। यहाँ पर बस एक नौकर है जो साफ सफाई का काम करता है। चलो हम आज की पार्टी का खूब रंग जमाते हैं, नियाश ने कहा और फिर अपने साथ ले आए पार्टी साउंड बॉक्स से जोर जोर से गाने बजाने लगे। साथ ही में कुछ लड़कों ने वाइन की बोतल निकाली। सभी ने यहाँ पर पार्टी का रंग जमा दिया था। पार्टी लाइट होने की वजह से पूरे हॉल में इस वक्त नीली रोशनी थी। रवि वापस अपने रूम में आ गया, परंतु अब उसे नीचे पार्टी में बजने वाले गाने परेशान करने लगे। रवि ने अपनी बही खून से सनी हुई टी-शर्ट पहनी और सीढ़ियों से उतरते हुए हाल की तरफ बढ़ने लगा। नीचे सभी लड़के और लड़कियां नशे में धुत थे, पार्टी में डांस कर रहे थे। रवि के बोलने का सब पर कोई असर नहीं हो पा रहा था, क्योंकि एक तो पार्टी के डीजे की आवाज, नीली रोशनी और नशे में चूर होने की वजह से कोई भी रवि को पहचान नहीं पा रहा था। रवि को इस तरह उन लोगों का आना पसंद नहीं आया। वो इस पार्टी को रोकना चाहता था। उसकी तबीयत तो पहले से ही ठीक नहीं थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये लोग उसकी बंगले में क्यों आए थे और उन्हें यहाँ पर आने की आखिर परमिशन दी किसने थी, क्योंकि किसी की बंगले में ऐसे ही घुसने की हिम्मत नहीं हो सकती थी। रवि जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था अचानक हो एक लड़की से टकरा गया। आहुज, यह क्या क्या तुमने पूरी वाइन मेरे कपड़ों पर गिरा दी? तुम इस तरह से काम करते हो इस बंगले में? उस लड़की ने कहा जिससे रवि टकराया था। क्या हुआ सृष्टि, तुम ठीक तो हो माँ? नियांश, लड़की जिसका नाम सृष्टि के पास आते हुए कहा। नियांश, आज तुम जिस नौकर की बात कर रहे थे उसने पूरी वाइन मुझ पर गिरा दी, सृष्टि बोली। नियांश ने रवि की तरफ देखा तो बस रवि के खून से सनी शर्ट और एक पजामा देख पा रहा था। किस तरह से काम करते हो? यंग मास्टर रवि को पता चला तो वह तुम्हें निकाल देंगे। तुम जानते हो मैं कौन हूँ? मैं यंग मास्टर रवि के फाइनेंशियल मैनेजर का बेटा हूँ। मेरे पिताजी विश्वनाथ यंग मास्टर के अच्छे दोस्त हैं, नियांश बोल पड़ा। उसकी यह बात सुन रवि चौंक गया। नियांश मिस्टर नायर का बेटा था। रचि ने कुछ नहीं कहा और वहां से निकल गया। फिर रवि ने विश्वनाथ नायर को कॉल किया। विश्वनाथ ने उसे कुछ दिन पहले ही बताया था कि वो जल्दी से आइलैंड पर पहुंचेगा। उनका बेटा इस आइलैंड पर था, इसका मतलब वह भी यहां पर आ चुके थे। रवि ने विश्वनाथ को कॉल पर तुरंत प्रभाव से इस बंगले पर आने के लिए कहा। यह नौकर कहाँ मर गया, उससे कहीं मेरे लिए खाना लगाए, नियांश चिल्लाया। उसके सभी दोस्तों को भूख लग चुकी थी, अतः उन्होंने गाना बंद कर दिया। रवि सीढ़ियों पर बैठा था, उसका गुस्सा उबाल पर था। गोली लगने के बाद रवि थोड़ा चिड़चिड़ा हो गया था, अतः इतना सब होने के बाद उसका गुस्सा होना जायज था।
क्या तुमने सुना नहीं, सबके लिए खाना लगाओ, सृष्टि ने कहा और रेड वाइन की पूरी ग्लास रवि के ऊपर उड़ेली। इस बात ने आग में घी डालने का काम किया। रवि को इतना तेज गुस्सा आया कि उसने खींचकर सृष्टि को थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ इतना जोर का था कि पूरा पार्टी हॉल गूंज उठा। सृष्टि फर्श पर जा गिरी। सबका ध्यान रवि की तरफ हो गया। नियांश ने जब ये देखा कि सृष्टि जमीन पर गिरी हुई थी तो वो तेजी से रवि की ओर आगे बढ़ा। सृष्टि रोने लग गई। उसे ये कतई बर्दाश्त नहीं था कि एक नौकर उसे इस तरह सबके सामने मारे। तेरी हिम्मत कैसे हुई सृष्टि पर हाथ उठाने की? 2 कौड़ी के नौकर, नियांश ने कहा और रवि का कॉलर पकड़ने ही वाला था कि रवि ने उसका हाथ जोर से पकड़ घुमा दिया। नियांश जोर से चिल्ला उठा। रवि ने उसका हाथ लगभग तोड़ ही दिया था। फिर रवि ने खींचकर नियांश के चेहरे पर एक मुक्का जड़ दिया, जिस उसके 2 दांत टूटकर जमीन पर गिर पड़े। रवि का इस तरह गुस्सा होना स्वाभाविक था और अब तो रवि को अपने आप को छुपाने की भी कोई जरूरत नहीं थी। रवि का ये रूप देख वहां पर खड़ी सभी लड़कियां और लड़के डर जाते हैं। रवि फिर आगे बढ़ा और उसने कॉलर पकड़कर नियांश को खड़ा किया। देखो, ऐसा है कि मैं तुम्हारे पिता के खातिर तुझे बख्श रहा हूं, समझे? रवि ने कहा और नियांश के बाल पकड़कर उसे घसीटते हुए दरवाजे की तरफ ले जाने लगा। इतने में दरवाजा एक झटके के साथ खुलता है। रवि ने देखा कि विश्वनाथ भागते हुए अंदर आ रहे थे। विश्वनाथ नायर को देख नियांश और बाकी सभी खुश हो जाते हैं। उन्हें लगा कि नायर उन्हें बचाने के लिए आए हैं। वे ये सभी जानते थे कि अग्निहोत्री परिवार का फाइनेंशियल हेड कितना ताकतवर है। नियांश अपने पापा के दम पर इतना उछलता था। उसका खुद का कोई नाम नहीं था, वह ना ही कोई बिजनेस। विश्वनाथ ने जब अंदर का माहौल देखा है तो वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है। नियांश न और उसके दोस्त रवि के बगल में क्या कर रहे थे। रवि के गुस्से, सृष्टि और नियांश की हालत देख नायर समझ जाते हैं कि इन सभी लोगों ने रवि को नाराज कर दिया है। नायर आगे बढ़ता है और तुरंत रवि के पैरों में गिर जाता है। ये सब देखकर कोई हैरान था। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इतना पावरफुल आदमी एक नौकर के पैरों में क्यों गिरा हुआ था। तारानकन, यंग मास्टर, मेरे बेटे को माफ कर दीजिए, उसे वक्त दीजिए। उसे इस बात की समझ बिल्कुल भी नहीं थी। रवि से हाथ छोड़ते हुए नायर ने कहा। वो सच में बहुत ही ज्यादा डर गया। उसे लगा कि रवि उसके बेटे को जान से भी मार सकता था। रवि ने नियांशने के बालों को छोड़ दिया। नायर को पता था कि रवि अत्यंत शांत स्वभाव का व्यक्ति है। उसे इतनी जल्दी गुस्सा नहीं होता। अगर रवि को गुस्सा आया है तो इसके पीछे जरूर कोई काम होगा। क्या यंग मास्टर, यंग मास्टर? सभी लड़के और लड़के एक दूसरे से फुसफुसाने लगे। अपने पापा की बात सुनकर नियांश का पूरा शरीर कांपने लगता है। उसका चेहरा पीला पड़ जाता है। उसे पता था कि उसके पापा इस दुनिया में सिर्फ एक व्यक्ति को यंग मास्टर का कर पुकार सकते थे और वे थे रवि। रवि अग्निहोत्री तो क्या, जिससे वो नौकर समझ रहे थे वही यंग मास्टर रवि थे। निर्याश की तो मानो पूरी दुनिया ही मिल गई थी। उसे पता था कि उसने क्या कर दिया था। रवि ने कुछ नहीं कहा और एक गुस्से भरी नजर सृष्टि और नियाश को देखा। सृष्टि एक मेमने की तरह कोने दुबक गई थी। नायर ने अपना रुमाल लेकर और रवि के चेहरे को साफ किया जो वाइन से हो रखा था। रवि का चेहरा साफ होते ही नियांश का तो मानो दिल धड़कन ही बंद हो गया था। नियांश पहले पार्टी की रोशनी और फिर वाइन की वजह से रवि को पहचान नहीं पाया था। वो पक्का रवि था। हे भगवान, उसने यह क्या कर दिया था? उसके पापा ने उसे कुछ दिनों पहले ही रवि के बारे में बताया था और उसके बाद उसने रवि को उसे पार्टी में भी देखा था। वो रवि का चेहरा देखकर उसे 1 सेकंड में ही पहचान सकता था। रवि का गुस्सा अब कुछ हद तक शांत हो गया था। वो विश्वनाथ नायर की इज्जत करता था। मिस्टर नायर, इन सभी से कहें कि यहाँ का सारा कचरा साफ करके ही जाए और आप मेरे कक्ष में आइए। मुझे आपसे कुछ बात करनी है, रवि ने कहा। उसने नियांश सहित सबको इग्नोर करते हुए ऊपर अपने अपने कमरे में चला गया। जी, यंग मास्टर, नायर ने कहा और रवि के जाते ही नियांश की तरफ मुड़ा और उसे फिर से खींचकर एक थप्पड़ मार दिया। उसका चेहरा पहले से ही सूजा हुआ था। अब यंग मास्टर तुमसे गुस्सा है, तुमने उन्हें गुस्सा दिलाया है। अब भूल करके भी उनकी नजरों के सामने मत आना और यहाँ की सफाई करके ही जाना, जैसा यंग मास्टर ने कहा है, नायर ने घूरते हुए नियांश से कहा और फिर सीधा रवि के पीछे पीछे उसके कमरे में चला गया। नियांश कुछ देर वहीं खड़ा रहा। फिर वो अपने दोस्तों सृष्टि की तरफ देखने लगा, जो अभी भी सदमे में थी। उसने यंग मास्टर के मुंह पर वाइन फेंकी थी। ऐसा करने से पहले वो मर क्यों नहीं गई, सृष्टि ने मन ही मन में सोचा। नियांश को पता था कि अगर आज उसके पापा वक्त पर नहीं आते तो रवि उन्हें मार भी सकता था। इसके बाद सबने भाग की अच्छे से सफाई की और नियांश ने सृष्टि को सहारा देकर उठाया और फिर वो सभी वहां से निकल गए। इधर रवि के कमरे में, यंग मास्टर, आपका ये फ्यूचर सिटी का प्लान बहुत ही उत्तम है। ये भविष्य में आपका बिजनेस हब रूप में विकसित हो सकती है तथा इसका सीधा फायदा आपको प्राप्त होगा क्योंकि यह एक प्राइवेट प्रोजेक्ट है, नायर ने कहा। हाँ मिस्टर नायर, मैं चाहता हूं कि यह प्रोजेक्ट जल्द से जल्द पूरा हो, तो आप इस हेतु बजट का पूरा ब्यौरा तैयार करें। मैं वो बजट जारी कर दूंगा, रवि ने कहा। सर, मैंने इसका अनुमान पहले से ही लगा लिया है। ये फ्यूचर सिटी काफी बड़ी और आधुनिक होगी। हमें लोगों व इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करने हेतु इस प्रोजेक्ट पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। इसे 3 चरणों में विभाजित करना चाहिए। पहले चरण में हमें इस सिटी के लिए अच्छी जमीन और एक बेस तैयार करना होगा।
फिर हमें होटल्स, स्टेडियम, एयरपोर्ट्स, मेट्रो ट्रेन, कृत्रिम नदी, जहाज, यूनिवर्सिटी, सड़कें, पेड़ पौधे, सोलर पार्क आदि का निर्माण भी करना होगा। हमें ये सिटी इको फ्रेंडली बनानी है, अतः पूरे शहर में मोटर वाहनों पर प्रतिबंध होना चाहिए। पहले चरण का काम अनुमानित रूप से 10 लाख करोड़ में संपन्न हो जाएगा। इसके पश्चात हम दूसरे चरण पर काम शुरू कर सकते हैं। नायर ने रवि को सब कुछ एक्सप्लेन करते हुए कहा। रवि को नायर का ये प्लान बहुत ही अच्छा लगा। 10 लाख करोड़ एक बड़ी रकम थी, पर रवि के लिए ये रकम बस छोटी सी थी। अगर वह अफ्रीका में अपनी सोने और हीरे की कुछ खदानों को बेच दे तो वह इतने पैसे आराम से दे सकता था। यह उसकी संपत्ति का मात्र 0.001% से भी कम हिस्सा था। अग्निहोत्री परिवार के पास अनगिनत पैसा था, इतना पैसा कि इस दुनिया के लोग तो अनुमान ही नहीं लगा सकते थे। ठीक है, मिस्टर नायर ने हमारे कंस्ट्रक्शन विभाग से इस हेतु बात करूंगा, ताकि वो जल्द से जल्द काम प्रारंभ करें। अब आप जा सकते हैं, रवि ने कहा। जी यंग मास्टर, नायर ने कहा और फिर तेजी से रवि के कमरे से बाहर निकल गया। रवि से बात करते वक्त नायर की हालत खराब हो गई थी, बहुत ही ज्यादा डर गया था। अगली सुबह रवि अब लगभग ठीक हो चुका था। रवि वापस बेंगलुरु जाना चाहता था ताकि अपनी फ्यूचर सिटी के प्लान को आगे बढ़ा सके। रवि अपने इस प्लान को जल्द से जल्द पूरा करना चाहता था। रवि को पता था कि वह यहां से बिना किसी को कुछ भी बताए वापस जा सकता था, परंतु वह ऐसा नहीं करना चाहता था। रवि अब अग्निहोत्री परिवार का लीडर था, अतः उसे परिवार के सभी सदस्यों के साथ एक सम्मेलन करना जरूरी था। रवि आइलैंड पर आया हुआ था तो वो सबसे मिलकर जाना चाहता था। रवि ने आलोक को कॉल किया था आयरलैंड पर एक पार्टी के आयोजन की बात करें। आलोक ने रवि से कहा कि वो कल शाम को इस पार्टी का आयोजन कर देगा। उसने आलोक को स्पष्ट निर्देश दिए कि वो अग्निहोत्री ग्रुप से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति को इस पार्टी में शामिल होने के लिए कहे और जो व्यक्ति ना आए उसे अग्निहोत्री परिवार के सिस्टम से बाहर कर दिया जाए। अगले दिन इस पार्टी की खबर पूरी आइलैंड पर फैल जाती है। सभी इस बात से बहुत ही ज्यादा हैरान थे कि यह पार्टी रवि अग्निहोत्री यानी उनके नए यंग मास्टर ने रखी थी, अतः सबके लिए एक बड़ा अवसर था। जो रवि के जितना करीब होगा उसे उतना ही फायदा होगा। रवि पिछले कई सालों से आलोक के अलावा अग्निहोत्री परिवार के किसी सदस्य से नहीं मिला था, अतः परिवार के किसी भी व्यक्ति के साथ कोई लगाव नहीं था। उसे तो परिवार के सभी सदस्यों के बारे में भी नहीं पता था। रवि ने पिछले 10 सालों में एक अलग जिंदगी की थी। ये पार्टी एक क्रूज पर आयोजित की गई थी। ये क्रूज शिप एक फुटबॉल ग्राउंड जितनी बड़ी थी। ये किसी 8 स्टार होटल से कम नहीं थी। यह अग्निहोत्री परिवार की प्राइवेट शॉप थी, जिसकी कीमत 8,000 करोड़ रुपए थी, कई बिजनेसमैन परिवार की कुल संपत्ति से भी ज्यादा। आलोक में इस पार्टी का भव्य आयोजन किया था। इधर आयरलैंड के ईस्ट कोस्ट स्थित एक बंगले में डैड यंग मास्टर रवि ने ये पार्टी किस लिए रखी होगी? एक करीब 21 साल की खूबसूरत व आकर्षक लड़की ने कहा। अब आगे क्या होगा? कौन थी वो नई लड़की? क्या होगा इस पार्टी में? क्या करेगी वो लड़की अब?